जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो डेली लाइव क्लासेस 4 बजे हमारा व्हाट्सएप पे चल रहा है, उसमें जो राग दरबारी उपन्यास नोट्स रिवीजन हम करा रहे हैं उसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हो चुका है और आप पहला पार्ट जो है देख लें और साथ ही मूल वाचन, तो जाके आपको ये उपन्यास अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मूल वाचन के साथ जब इस उपन्यास को आप पढ़ेंगे तभी जाके ये आपको समझ में आने वाला है, इसके पहले नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे हमने मूल वाचन के बाद जो है जो महत्वपूर्ण पात्र थे उन पात्रों का परिचय दिया था आपको। पिछले क्लास तक पात्रों का परिचय आपने अच्छे से देखा था। यहाँ पे बेला एक स्त्री पात्र थी, उसके बारे में भी बताया था। अब यहाँ से हमें देखना था, ये हमारा सेकंड क्लास है, रामाधीन भीखम खेड़वी। रामाधीन भीखम खेड़वी ये शिवपालगंज से सटा गांव एक भीखम गेड़ वहां का रहने वाला था वो, और ये वैद्य जी का जबरदस्त विरोधी व्यक्ति था। यानी एक तो उनका शिवपालगंज में चलता था, एक वैद्य जी का जो कि जबरदस्त विरोधी पात्र है उनका। कलकत्ता में इसका अफीम का काम होता, जिसके कारण 2 वर्ष का कारावास भी हो चुका है। 2 साल का इसको एक तरीके से मिल गया है, कारावास भी, जेल भी हुआ है। रामाधीन भीखम खेड़वी भ्रष्ट राजनीति का प्रतीक है, यद्यपि बैद जी का विपक्षी होने की गाड़ी से प्रतिनायक भी कहा जाता है, क्योंकि नायक का और नायक के खिलाफ है तो प्रतिनायक भी है। रामाधीन ने पहले यहाँ किसी व्यापारी के यहाँ चिट्ठी ले जाने का काम किया था, फिर उसने सांझे में कारोबार करना शुरू किया था और आखिर में कारोबार का मालिक वो बन गया था। और इसका कारोबार क्या था? अफीम का कारोबार था। इसके बाद यहाँ पे जो राग दरबारी है यहाँ से शुरू करेंगे, अध्याय 35 तक जाएंगे एक एक करके। गांव शिवपालगंज, मामा के घर आता है रंगनाथ ट्रक से और ट्रक वाला जो है 2 रुपए ऐट लेता है। यहाँ पे पहले में ही मित्तल साहब और जैन साहब का जिक्र आता है। दूसरे अध्याय में जब वो पहुंचता है गांव के आसपास तो देखता है दरोगा जी, रूपन बाबू, बैद जी के छोटे लड़के बैद जी, उधर रामाधीन जिनके यहाँ पे लाल स्याही लिखी चिट्ठी आई होती है, डाकुओं ने भेजा होता है कि हमको 5,000 रुपए चाहिए, और बख्तावर सिंह, झगरू और मंगरू, इन सब के जिक्र, इसमें 2 बदमाश होते हैं उनका जिक्र आता है। तो ये दूसरे अध्याय में देखने को मिलता है। तीसरा है छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज का। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे। मास्टर मोतीराम साइंस के इनके एक आटा चक्की थी पुरानी, तो छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे, इनके एक आटा चक्की की दुकान। और इनके साथ ही जब इनके स्कूल में, मतलब वहाँ पे कॉलेज में जो लड़का एक पढ़ता था, बेईमान मुन्नू जो थे उनका भतीजा, वो भी उनके यहाँ भी आटा चक्की चलता था। तो एक टीचर तो मोतीराम हो गए आटा चक्की वाले, और मोतीराम अपने आटा चक्की को देखने के लिए मालवी को काम पकड़ा के चले जाते हैं। मालवी दूसरे टीचर होते हैं। तीसरे यहाँ पे खन्ना मास्टर होते हैं, इतिहास के लेक्चरर। और एक मलेरिया इंस्पेक्टर वीडियो का भांजा। इनके अलावा नंदापुर गांव का जिक्र है इसमें। इसके बाद जो चौथा अध्याय है, प्रेम भवन, सनीचर, बद्री दादा। 5वें अध्याय में वैद्य जी, रंगनाथ, लंगड़ प्रसाद का जिक्र है। लंगड़ जो न्याय व्यवस्था में बहुत विश्वास रखता है। 6वें अध्याय में बद्री पहलवान, रिक्शे वाले से वाद विवाद जो होता है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ये यहाँ पे एक वाक्य आता है। रामाधीन भीखम खेड़वी बताया था हमने, प्रतिनायक की भूमिका में होता है। एक शायर आता है दानिश तानवी करके है 6ठे अध्याय में, और रूपन। 7वें में बहराम चुट्टा, किसी जमाने में उस क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व का चुट्टा माना जाता था बहराम चुट्टा। राम स्वरूप, ठाकुर दूरबीन सिंह, शिवपालगंज के सबसे प्रमुख गजहे गजेड़ी कहें तो ठाकुर दूरबीन है। शहर में जैसे बाबू जयराम प्रसाद वकील मारपीट के मुकदमे में खड़े होने के लिए 50 रुपए हर पेशी पर लेते हैं, उसी तरह दूरबीन सिंह भी मुकदमे के पहले वाली मारपीट के लिए 50 रुपए लेता है। हरनाम सिंह। 8वें अध्याय में गांव में आए नए दरोगा जी का गाया गया गाना जो होता है, तो वो दरोगा जी जब आते हैं तो उनका एक गाना होता है जो गांव में उन्होंने गाया, हाय मेरा दिल हाय मेरा दिल। 8वें अध्याय में ये जिक्र आता है। जोगनाथ जो कि शराबी की हालत में गड्ढे में गिरा मिलता है। जोगनाथ ये श्री रामनाथ का पुत्र है और वैद्य जी का आदमी है जोगनाथ। तो ये मिलता है कहाँ पे? नशे की हालत में, गड्ढे में। 9वें चैप्टर में कोऑपरेटिव यूनियन का सुपरवाइजर रामस्वरूप, जिसने अनाज बेचकर गबन किया था, एक 14 वर्षीय बाल अपराधी है। कोऑपरेटिव यूनियन का सुपरवाइजर रामस्वरूप जो है, जिसने अनाज बेचकर गबन किया था, एक 14 वर्षीय बाल अपराधी है। किसी भी दरवाजे के शीशे को तोड़कर अंतर की चिटकनी खोलने में उसको महारत हासिल है, तो ये एक अलग ही अपना पहचान बनाया होता है। 14 वर्ष का बाल अपराधी है। पंडित राधेलाल, काना, एक आंख दूसरी से छोटी, यानी पंडित राधेलाल जो है काना है, एक आंख दूसरी से छोटी थी, इसलिए गांव की गजहे इसे काना काना कहते थे पंडित राधेलाल को।
भगवती 10वां अध्याय। मास्टर मोतीराम, शहर के अखबार के संवाददाता मास्टर मोतीराम। गयाधीन, जिसके घर चोरी हो गई है, गयाधीन है। 11वें अध्याय में पुत्र छोटे पहलवान। पिता इनके कुशहर प्रसाद है। छोटे पहलवान जाते हैं बद्री जो है इनके अखाड़े में सीखने के लिए, बैद्यनाथ के बेटे, तो कुशहर प्रसाद इनके पिता होते हैं। और कुशहर प्रसाद के दो भाई का जिक्र आया है 11वें अध्याय में, बड़कऊ और छोटकऊ को। इनके दादा गंगा दयाल थे, भोलानाथ परदादा थे, पुरोहित तुमा बुड्ढा राधेलाल थे। तो ये राधेलाल वगैरह का जिक्र जो है आपको हरिवंश राय बच्चन का क्या बोलूं क्या याद करूं में भी मिलेगा। 12वां अध्याय गयाधीन बेला रूपन का प्रसंग है। सनीचर मंगल प्रसाद जो प्रधान बन जाता है उसका प्रसंग 13वें अध्याय में है। सिंह साहब सैनिटरी इंस्पेक्टर 14वें अध्याय। लाल चिरंजीमल मेले के हलवाई हैं, रविशंकर गायन करने वाले हैं। 16वें अध्याय में 17वें में है ठाकुर बलराम सिंह घोड़ा चेतक। 18वां अध्याय कालिका प्रसाद, और कालिका प्रसाद इनका पेशा सरकारी ग्रांट और कर्जे खाना था, यानी कर्जे खाते थे, सरकारी ग्रांट और कर्जे खाना। कालिका प्रसाद एक नंबर के गजेड़ी थे। सनीचर के ग्राम सभापति बनने ने गांव का जब वो बन जाता सभापति, तो उसके लिए चुनाव के दौरान सनीचर के साथ शहर के दफ्तरों के खूब चक्कर लगाने वाले कालिका प्रसाद थे। तो वही था सरकारी ग्रांट वगैरह इनका, वो वसूल करना, वो चीजें। विश्वविद्यालय में बाभन की बीवी के साथ बद्रीनाथ के एक चेले का जिक्र आता है, उसको जेल से छुड़ाने की घटना आती है। रूपन का बेला को लिखा पत्र, उसकी चर्चा, जिसे पहले तो गयादीन वही पढ़ते हैं, बाद में प्रिंसिपल भी पढ़ता है। गोदान में किसी सुबह कोटे का जिक्र भी आया है। जोगनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो गजेड़ी था, नाले में गिरा मिला था। जोगनाथ बलरामनाथ साकिन मौजा शिवपालगंज, और मंगलदास वल दुलारीलाल सनीचर। चिमिरखी दास रंगनाथ के लिए शराब पीने का आग्रह करने वाला। रंगनाथ जो है, जो शहर से आया, उसके लिए जो है शराब पीने का आग्रह करने वाला ये है। तो 21वें अध्याय में इनका जिक्र है। कोर्ट पीस ये होता है यहाँ पे, जो गजेड़िया होते हैं उनका एक जुआ नमा ताश खेलने का एक तरीका है, कोर्ट पीस उसको कहते हैं, ताश के उससे जुड़ा है। 22वें अध्याय में रूपन बाबू की प्रेमिका बेला का रंगनाथ के पास रात को आने का जिक्र है, और रंगनाथ को जीवन में पहली बार किसी स्त्री को उसने महसूस किया था, काम भावना को, ये चीज है 22वें में। रंगनाथ का बादाम खरीदने के लिए उसके मामा बोलते हैं कि बादाम खरीदना है तो बाहर जाना है, तो 2 मील दूर दूसरे गांव में जाना, और रास्ते में एक वकील के वृद्ध पिता से इसकी बातचीत भी होती है। और रास्ते में खड़े और राह को कठिन करते फुगनी की घास में, उसमें रास्ते में मिलता है, फुगनी की घास में बजरंगबली प्रसन्न होंगे और कहकर गांठें बांधना, और आने जाने वाले सब लोगों में ये चलन पैदा हो जाना। प्रधानी के चुनाव के कारण सनीचर का नए ढंग से बाल कटवाना। 23वें अध्याय में मुलजिम हरिराम कत्ल के जुर्म में बाइज्जत बरी। बनर्जी साहब कॉलेज प्रिंसिपल के प्रोफेसर भंडारकर इनका जिक्र है। और इसके अलावा 23वें अध्याय में कार्ल जैस्पर तंबाकू के व्यापारी द्वारा ये नाम लिया जाना, और एरोप्लेन का इंजन बंद हो जाना, ये नाम उनके मुख से सुनकर। तो कार्ल जैस्पर्स जो हैं, तंबाकू के व्यापारी द्वारा ये नाम लिया जाना और एरोप्लेन के इंजन बंद हो जाना, ये नाम उनके मुख से सुनकर। 24वां जो अध्याय है रामादीन के भैया। चुनाव जीतने के 3 तरीके में हैं, एक रामनगर वाली, एक नेवादा वाली, एक महिपालपुर वाली। 3 चुनाव के तरीकों में कौन कौन से? रामनगर वाली, इसमें रिपुदमन सिंह और शत्रुघ्न सिंह चुनाव में खड़े थे। 2 उम्मीदवार चुनाव से एक दिन पहले अपने सहयोगियों सहित जेल में जाकर गिरफ्तार हो जाते हैं। पीछे बचे हुए लोग वोट डालते हैं, जिनके ज्यादा होते जीत जाते हैं। तो जो नेवादा वाली टोली है, नेवादा वाला, ये चुनाव ब्राह्मण व चमारों में था। भजन कीर्तन किसी बाबा से करवाकर खूब गांजा व चिलम से धुत कर चकित कर रस सभी में घोल, अंत में बाबा द्वारा भगवान का फैसला बता उच्च कुल के व्यक्ति को पद का दावेदार मान लिया जाता है। तो ये नेवादा वाला है। ये चुनाव किसके बीच हुआ था? ब्राह्मण और हरिजन के बीच में। और भजन कीर्तन किसी बाबा से करवाकर खूब गांजा व चिलम से धुत कर जो है नेवादा वाले क्या किए थे, इन्होंने जो है सभी को घोल के अंत में बाबा द्वारा भगवान का फैसला बता उच्च कुल के व्यक्ति को पद का दावेदार मान लेते हैं। छोटी जात के लोगों को लात घूसे जो है एक तरीके से वो जो है काम नहीं आते, तो नेवादा वाले अपना इस तरीके से जीत जाते हैं। महिपालपुर वाले जो होते हैं वो इससे ही सनीचर जीतता है, ये इंपॉर्टेंट है, महिपालपुर वाले से सनीचर जीतता है। इसमें चुनाव विकास अधिकारी की घड़ी में जो है पहले से महिपालपुर वाले समय को आगे करके चुनाव नियत समय से पहले करवा लेते हैं। आगे 25वें अध्याय में देखने को मिलता है ओ सजना बेदर्दी बालमा।
तुमको मेरा मन याद करता है, लग जा गले से फिर से ऐसी रात हो ना हो। बेला के प्रेम पत्र के शौक से ये जेके ओ सजना बेदर्दी बालमा और लग जा गले से, ये गाने का जिक्र आया है। वैजनाथ सिपालगंज के पंडित राधेलाल का चेला था। बैजनाथ सिपालगंज के पंडित है राधेलाल, उनके यहाँ चेला था वही पंडित राधेलाल, जिन्हें झूठी गवाही देने में उच्च कोटि की दक्षता मिल चुकी थी। 24वें अध्याय में विशेषरा और रामचन्ना का जिक्र है। शायरा बानू उस जमाने की हीरोइन और रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना विजयनी, इनका जिक्र आया है 27वें अध्याय में। इस और 28वें प्रकरण में, इस प्रकरण में रूपन बाबू को अपने बड़े भाई बद्री पहलवान और बेला के प्रेम का पता चलता है। इतने देर में पता चलता है, पहले उसको नहीं पता होता है कि जो है बद्री का जो है प्रेम जो है उनके बड़े भाई के साथ है। इसके बाद 29वां अध्याय, बद्री और बैजी में बेला से विवाह करने की बात पर झगड़ा हो जाता है। बद्री ने बैजी से कहा, तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बाबा अयोध्या प्रसाद जैसे रघुवरा की महतारी से फंसे थे, इसे कहते हैं फंसना। तो उसे गुस्सा आता है तो वो कहता है, और यहाँ पे लंगड़े का जो जिक्र आता है, यहाँ लंगड़, जो लंगड़ी को वहां लंगड़ कहा जाता था, एक अंधा था, उनके दरवाजे पर आया करता था और लोग उसे सूरे कहते थे। अच्छा, एक लंगड़ा का अलग जिक्र आता है, ये सूरे हो गया, जिसके कान जो है एक तरीके से कहते हैं कि वो कुश्ती लड़ते लड़ते टूट गए थे, उसे टुट्टू भी कहा जाता था, टुट्टे। वैद्य जी के मरीजों में एक काना आदमी भी था, उसे वैद्य जी शुक्राचार्य कहते थे, तो टुट्टे आता था, शुक्राचार्य है। एक बुढ़ा था जिसे बहरे बाबा कहा जाता था, जिसके मुंह पर चेचक के निशान होते। शिवपालगंज में उसे छत्ता प्रसाद कहा जाता था और इशारा बंद मक्खियों के छत्ते की ओर था। छांगू राम तो 6 उंगली वाले होंगे ही। एक हलवाई था जिसका नाम इचेतना प्रसाद था, इचातन प्रसाद करके है। और चमरही, ये क्या नाम है, ये चमरही, ये मुर्दैया व धरती धन्ना अपना उपन्यास में भी आया था चमरही करके। यहाँ पे चमरही का एक व्यक्ति का नाम चुराई था, पुत्र का नाम इसके चंद्रप्रकाश था। 30वें अध्याय में है, गांव में शहर से आए एक लड़के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उपदेश व जागरूकता का प्रसार का जिक्र है, जो उसका पेशा था। शोहदा, शहर के बड़े पत्रकार छोटे मोटे पत्रकारों को शोहदा समझते थे, यानी शोहदा जो शहर के बड़े पत्रकार होते थे, छोटे मोटे जो पत्रकार उनको शोहदा समझते थे वो। गांव के पिछले दरोगा जी अपनी गलती व भूल के लिए जोगनाथ से माफी मांगने आते हैं। बैद जी इस मामले को प्रधान जी सनीचर के पास भेज देते हैं। सनीचर फिर भी बैद जी से ही फैसला करवाता है। 31वां अध्याय, बैद जी का शहर जाना व दरोगा के तबादले की अपील करना और अपील नामंजूर करना। इसके बाद है, वैद्य जी व सभा पर गबन के आरोप के कारण कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर का उनको सभा पद से त्यागपत्र देने का सुझाव देना। नए पद पर बद्री पहलवान का बैठना। वैद्य जी का गयाधीन यानी बेला के पिता से बद्री पहलवान के रिश्ते की बात करने उनके घर जाना। लेखक द्वारा इस घटना का इस अंदाज में वर्णन जैसे ये कोई ऐतिहासिक महत्व की घटना घटी जो आने वाली पीढ़ी अपने एग्जाम में लिखेगी। गयाधीन का शहर के एक लड़के जो गांव में जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय बताने की नौकरी करने वाले लड़के से शादी करने की बात कहता है। इन्हीं बातों के बीच खूंटे से बंधी एक भैंस के उछल कूद करने व अपने किसी प्रेमी से मिलने की तीव्र उत्कंठा से रमाने व चक्कर काटने का दृश्य, जिसे किसी भैंसे की सख्त आवश्यकता थी, ऐसे में रमजानी घोसी का भैंसा उसका जिक्र आता जो 2 रुपए पे लगाने की बात होती है। गयाधीन के पास खन्ना, रंगनाथ व अन्य मास्टर जो प्रिंसिपल के विरुद्ध थे, दफा 107 को लेकर बातें और इस मसले पर बातें। मालवी भी मौजूद था वहां। उधर गयादीन से लड़के के पिता ने 5,000 रुपए की मांग की। शादी के बदले गयादीन ने 7,000 से अधिक देने में अपनी व्यवस्था को जाहिर की थी। दफ्तर में इजलास जोश ने दोनों पक्षों को खूब भड़काया और दोनों पक्षों के वकीलों को भी। एक घटना, गयादीन अपने गांव के एक व्यक्ति जो बैजी से पहले आए और गांव के पहले नेता थे, माता प्रसाद का जिक्र किया कि वे किस प्रकार जेल जाना और अपनी वीरता के किस्से सुनाना। उनके जेल जाने के बाद वैजी का गांव आना और लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले वे राजनीति में इतने गहरे बैठ गए और गांव में अपने झंडे भी गाड़ लिए। 33वां अध्याय, बस अड्डे व वहां फैलाई गई गंदगी का बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से वर्णन है। 33वें में लंगड़ से बस अड्डे पर मिल जाने के कारण नकल के संबंध में ये बातें हैं। 34वां जो अध्याय है, खन्ना मास्टर के घर का दृश्य। सभी वहीं बैठे हैं, खन्ना मास्टर के यहाँ बैठे हुए लोगों में खन्ना मास्टर, मालवी जी और उनके गुट के 2 अन्य मास्टर जी और रंगनाथ। इनके अलावा 2 लड़के जो पूरे इलाके में बातचीत होने के पहले ही मारपीट कर बैठने के लिए प्रसिद्ध थे। बहस इस बात पे हो रही थी कि खन्ना मास्टर ने एक लड़के को परीक्षा में नकल करते पकड़ लिया था और प्रिंसिपल के पास शिकायत की।
कहा। प्रिंसिपल व खन्ना में गर्मागर्मी बढ़ गई तो प्रिंसिपल ने खन्ना को जूते से पीटा और कॉलेज से निकल जाने को कहा, क्योंकि वो लड़का प्रिंसिपल का चमचा था। प्रिंसिपल का बैजी के घर आना और बद्रीनाथ के विवाह के बारे में कमेंट करना और कुछ बातें यहाँ पे हुई। और 35वां जो अध्याय है, इसमें जो प्रिंसिपल व खन्ना मास्टर है, उनके मामले के लिए डिप्टी डायरेक्टर को बुलाना। जो प्रिंसिपल और खन्ना मास्टर के बीच बहस हुआ था, उसके लिए डिप्टी डायरेक्टर को बुलाना, उनका न आना और अंत में बैज जी द्वारा ही फैसला सुना देना और खन्ना से इस्तीफा देने को कहना, रूपन को जायदाद से बेदखल करना। तो रूपन को जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। दूसरे दृश्य में सनीचर की दुकान के सामने बड़े ही नाटकीय ढंग से दो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहे होते हैं। लड़ाई केवल शाब्दिक ही थी। सड़क पर गहरी गड़गड़ाहट होना, शहर का ऑपरेटिव डेयरी वाले ट्रक आए होंगे, फिर एक तेली और गोश्त खरीद कर चिकवे के गले लेटते दिख रहे हैं। रोज की तरह ही उसने कहा, जय हिंद साहब। दूर किसी मदारी की डुगडुगी बीजने की आवाज आती है और इस तरह मदारी जो है जहन्नुम में जाने के बजाय वहीं जोर जोर से गाने लगा और उसकी डुगडुगी अब नई ताल पर बज रही थी। कुछ दूरी पर कुत्ते दुम हिला रहे हैं, कमर लपलपा रहे हैं और लड़के लड़के घेरा बांधकर खड़े हो गए हैं। दोनों बंदर मदारी के सामने बड़ी गंभीरता से मुंह फुलाकर बैठे हुए थे और लगता था कि वे उठेंगे तो भरतनाट्यम के नीचे नहीं नाचेंगे। उपरोक्त गद्यांश में बैस जी मदारी के सनीचर और प्रिंसिपल कुत्ते के रंगनाथ और रूपन बंदर के प्रतीक है। तो यहाँ पे बड़े ही अच्छे से गद्यांश में बैस जी मदारी जो नचा रहे हैं, सनीचर और प्रिंसिपल क्या है, कुत्ते की तरह है, और रंगनाथ और रूपन है वो बंदर के प्रतीक है। तो ये पूरा चीज वहां पे उस दृश्य को प्रतीकात्मक रूप में इस तरह दिखाया गया है। पलायन संगीत में देखें तो प्रिंसिपल का रंगनाथ को खन्ना के स्थान पर ही पढ़ाने का सुझाव देना। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का रंगनाथ को प्रिंसिपल का प्रिंसिपल जो है उनको, जो रंगनाथ है उनको कहते हैं कि आप खन्ना के स्थान पे पढ़ाओ, क्योंकि इतिहास तो आपको भी पढ़ाने आता है, आगे पीएचडी कर रहे हो। रंगनाथ का यहाँ से शहर जाके रिसर्च पूरी करने व इन दल बंदों से, यानी ये दलगुट से बहुत ऊब गए थे, लौट जाने का ख्याल आता है। और प्रिंसिपल के सुझाव ऐसे प्रस्ताव के लिए झड़पना और क्रोध प्रकट करना, प्रिंसिपल का रंगनाथ को उसके आदर्श विचारों के कारण गधा कहना और अंत में एक मदारी की खेल की ध्वनि व बंदर बंदरी के नाच पर वाक्यों को पूरा करना। ये पलायन संगीत के साथ ये सारी बातें होती हैं और इस तरह यहाँ पे ये संपन्न होता है। गोपाल राय कहते हैं कि राग दरबारी जो यूपी के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी, उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है, जो आजादी के बाद गांव के विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षण नारों के बावजूद घिसट कर रह जाता है। जैसे आप मैला आंचल को देखिए। नेमी चंद जैन कहते हैं कि आज के भारतीय जीवन की विभिन्न स्थितियों के प्रभावी चित्र राग दरबारी में देखने को मिलते हैं, जो हमारे अति परिचित अनुभव को फिर से ताजा कर देता है। रामदर्श मिश्र कहते हैं, आज की राजनीति ने भारतीय गांव की जिंदगी को कितना तोड़ दिया है, उसमें कैसे कैसे अजनबी स्वरूप भर दिए हैं, यानी उभार दिए हैं। लेखक ने बहुत ही सहज भाव से इस यथार्थ को मूर्त किया है। डॉक्टर चंद्रभानु सोनवड़े। श्रीलाल शुक्ल ने शिवपालगंज की प्रवृत्ति का उद्घाटन अपना उद्देश्य समझा है, अतः मनुष्य के मन के भीतर छिपे हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं को संवादों के माध्यम से उद्घाटित कर खोखले मनुष्य के कृत्रिम रूप को उजागर किया है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, राग दरबार जो राग दरबारी है जैसे उपन्यास, इनके लेखक श्रीलाल शुक्ल को इतनी देर से ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए ज्ञानपीठ अकादमी को पश्चाताप करना होगा। ज्ञानपीठ इसी पश्चाताप की हकदार है। अभी जब आते हैं तो कैसे पूरा एंट्री है इनका। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े। जब ये आते हैं, रंगनाथ निकलते हैं, तो एक ट्रक का ड्राइवर भी है और क्लीनर भी है। वो एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे होते हैं। रंगनाथ दूर से इस ट्रक को देखता और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे कि चलो आज निकल चलते हैं, क्योंकि आज रेलवे ने उसको धोखा दे दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन की रोज की तरह 2 घंटे लेट समझकर वो घर से चला था। कितना कि 2 घंटे लेट, और भारतीय ट्रेन की विशेषता है, पर वो सिर्फ 1.5 घंटे लेट होकर ही चलती थी। तो उसने कहा, एक काम करिए, हमें भी ले चलिएगा अपने साथ, 15 मील पर उतरेंगे, शिवपालगंज तक हमको जाना है। ड्राइवर बोला, ठीक है बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। हर 100 गज के बाद उसका गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। उसने गियर को टॉप में डालकर एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर फिर से वो किया। रंगनाथ बोला, ड्राइवर साहब आपका गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा थी। यहीं पे बहुत बड़ा व्यंग कर दिया जाता है कि आपका गियर तो अपने देश की हुकूमत जैसा है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐलान कर देना था कि अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो, शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है, क्योंकि कहीं पे भी चढ़ जाएगा ये पता नहीं है। श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? अब वो पूछता है ट्रक ड्राइवर, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, घास खोद रहा हूँ। इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, पर साल एमए किया था, इस साल मैं रिसर्च शुरू कर रहा हूँ।
उसने कहा, श्रीमान जी क्या करने जा रहे हो? मेरा मामा है वहां पे रहता है, बीमार पड़ गया, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। तो बताया कि बताइए मित्तल साहब की क्या हाल है? जैन साहब को नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुंझला कर कहा, सीआईडी? ये किस चिड़िया का नाम है? रंगनाथ की समझ में कल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत, पोएटिक जस्टिस आदि की कहानियां तो सच्ची है। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहा। वो अपनी जगह बैठा रहा। थाने का वातावरण बड़ा ही रमणीक और बीते दिनों के गौरव का अनुकूल था। जनता को दरोगा जी और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी बड़ी आशाएं थी। सिपाहियों को वहां पर मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाला दैत्य समझकर रखा गया था। शिवपालगंज में जैसे एंट्री हुई, वहां के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से क्या पढ़ रहा था। जब उन्होंने देखा था तो हवालात में एक हनुमान चालीसा पढ़ रहा था डकैत। दरोगा जी ने ऊगने के लिए पलंग बंद करना चाहा, पर तभी उनको रुपन बाबू आते दिख गए। अब जैसे ही रुपन भाई वो आएंगे तो व्यवस्था होनी चाहिए। रुपन बाबू ने बैठते ही कहा, रामधीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने उससे कुल 5,000 रुपए की मांग की है। अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर मांगा है। दरोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत चोरी अब तो सब एक ही हो गया, पूरा साम्यवाद चल रहा है, साम्यवाद। रूपन बाबू ने कहा, तीता जी कह रहे हैं रामदीन हमारा विरोधी है, तो क्या हुआ, उसे इस तरह सताया जाए? नहीं, सताया नहीं जाना चाहिए। रूपन बाबू धीरे से बोले, सो तो मैं जानता हूँ ये चिट्ठी जाली है, जरा अपने सिपाहियों से भी पछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते, एक आध हैं जो दस्तखत भर करते हैं। शिक्षा विभाग से भी क्या आपकी कॉलेज से जान पड़ता है क्या? अब दूसरे अध्याय में यहाँ पे जो कथानक आगे बढ़ता है, रूपन बाबू ने फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उसे भी आत्महत्या नहीं मानेंगे, यही कहेंगे कि इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दिया है। दरोगा, मैं बख्तावर सिंह का चेला हूँ। बख्तावर संघ की बात जो है छिड़ गई। दरोगा एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें झंगरू और मंगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। दरोगा को झगरू और मंगरू बदमाश थे। बदमाशों ने कहा, हुजूर भाई, बाप गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ किया जाता है। ये बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ कर दिया। पर कप्तान ने इस पर एतराज किया कि तुम अपने ही मुकदमे की जांच मायावी से नहीं करा सकते तो दूसरे का कैसे बचाओगे? अढ़ेरा दर तो क्या हुआ, तुम किसी की पहचान नहीं पाया तो तुमको किस पर शक करने से कौन रोकेगा? तब बख्तावर सिंह ने 3 आदमियों पर शक किया। मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आजादी मिलने के पहले बख्तावर सिंह का चेला था, अब इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूँ। रुपन बाबू कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूँ। रुपन बाबू 18 साल का था। स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में वो पढ़ता है। 10वीं कक्षा में पिछले 3 साल से पढ़ रहा है। रूपन बाबू स्थानीय नेता भी है। उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता है कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफेद करना पड़ता है, क्योंकि ये तो 18 साल के हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार ये था कि वो सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दरोगा और हवालात में बैठा हुआ चोर दोनों रूपन बाबू की निगाह में एक होता था। ये खासियत था उनकी। इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक जो इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। तो ऐसे अगर आ गया कि ये किसके पात्र के बारे में कहा गया है कि उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक जो दुकानदार है उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे सामान, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले को कहा गया है, उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहां का कॉलेज ही था। ये पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। उनके बाप का नाम वैद्य जी था। तीसरे अध्याय में है अस्तबलों के पास नहीं, जहाँ घुड़सवारी का वो रखता है। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। इस सब के पिछवाड़े 3-4 एकड़ का ऊसर पड़ा था जिसे तोड़कर उसमें चरी बोई गई थी। इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले रूप को छंकामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज कहा जाता था। यहाँ से इंटरमीडिएट पास करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं। तो शांति निकेतन का जिक्र आया है। सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है? सैनिटरी फिटिंग हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है, और इसलिए हम देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृत है। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। छंगामल के संबंध में कहा गया है कि छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे। छंगामल कौन थे? ये कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे, जिनके नाम पे छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज चलता है। विद्यालय के एक एक टुकड़े का अलग अलग इतिहास था।
सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था, पर उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था और कक्षा 11 और 12 की। तो कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई कहाँ होती थी? हाँ, ये चीज ध्यान रखना। सामुदायिक मिलन केंद्र जो है सरकारी पैसे को लेके वो किया गया था, और जो प्रिंसिपल जी का दफ्तर था 11-12 की पढ़ाई होती थी, वो सब कहाँ पे था? सामुदायिक जो मिलन केंद्र बनवाया गया था उसी में उनका दफ्तर था। अस्तबल जैसी इमारत जो है वो भी श्रम से बनी थी। टीन सेट किसी फौजी छावनी के भग्नावशेष को रातों रात हटाकर खड़ा किया गया था। जुता हुआ उसर कृषि विज्ञान की पढ़ाई के काम आता था। साइंस का क्लास लगा था 9वां दर्जा। जो मास्टर ये मोतीराम चक्की वाले थे ना, वो 9वें दर्जे को पढ़ाते थे। साइंस का क्लास बीएससी करके आए थे, बीएससी पास थे। लड़कों को क्या पढ़ा रहे थे? वो लड़कों को आपेक्षिक घनत्व पढ़ा रहे थे। मुश्किल से 200 रुपया महीना पैदा होता था इनका, 200 रुपया महीना। और उसे कहते हैं, क्लास में इनके जो लड़का पढ़ता है उसे कहते हैं, कौन है वो तुम्हारे आटा चक्की के जो टक्कर दे रहे हैं मास्टर मोतीराम को? तो बेईमान मुन्नू बड़े ही बाइज्जत आदमी थे। बेईमान मन्नू ने ये नाम खुद नहीं कमाया था, उन्हें विरासत में मिली थी। बचपन से उनके बापू ने प्यार के मारे बेईमान कहते थे, माँ उन्हें प्यार के मारे मुन्नू, तो पूरा नाम बेईमान मुन्नू हो गया। जैसे हमने जी के लिए आचार्य जी कृपलानी कर लिया, आचार्य के लिए आचार्य नेहरू, पंडित जी के लिए एम के गांधी के लिए महात्मा गांधी, वैसे ही समझिए मास्टर मोतीराम बेईमान मुन्नू का भतीजा जो है, जो क्लास में पढ़ता था, थोड़ी देर तक उसको घूरते रहे क्योंकि वो अपने चाचा के बारे में बता रहा था, हमारा आटा चक्की कैसे चलता। मास्टर साहब बोले, मैंने खुद आटा चक्की से 700 जो है महीने में खींचा भी, तो 200 है एवरेज। 700 कमाया है, पर बेईमान मुन्नी की वजह से सब चौपट होता जा रहा है और उनका भतीजा क्लास में है। बेईमान मुन्नू के भतीजे ने शालीनता से कहा, इसका अफसोस ही क्या मास्टर साहब, ये तो व्यापार है, कभी चित कभी पट, कंपटीशन में तो ऐसा ही होता है। मास्टर मोतीराम कहते हैं, हिंदुस्तान की यही हालत है, 2 पैसे की जहाँ किफायत हो उधर ही मुंह मारता है। ये बोली, लगता है मशीन ठीक हो गई, देखिए कैसी चलती है। दिन के 4 बजे प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क चल रहा था। क्लर्क ने ना कहा, सेकेंड हैंड मशीन 24 घंटे की निगरानी मांगती है। प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर से देखते ही चिल्लाकर कहा, भाई मालविया, ये क्लास भी जरा देख लेना तो, यानी 9वीं वाला। प्रिंसिपल साहब, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालविया। प्रिंसिपल साहब कहते ही, देखो सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवी, एक बस बिगड़ जाए तो सब सवारियां पीछे वाली वाली दूसरे में बैठ जाती हैं। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बैठा लो, यानी 9वें वाले को अपने में बैठा लो। उसने बहुत मीठी आवाज में कहा, पर ये तो 9वां दर्जा है, मैं वहाँ 7वें को पढ़ा रहा हूँ। यानी मोतीराम का काम साइंस वाले को 9वें दर्जे को पढ़ाना था, मालवीय 7वें। और वो अपना चक्की देखने चले गए, तो प्रिंसिपल करे अपने में ही 9वीं वाले को बैठा लो 7वें में। प्रिंसिपल साहब पास के ही गांव के रहने वाले थे, दूर दूर तक के इलाके में अपने 2 गुणों के लिए विख्यात थे। एक तो जो खर्च का फर्जी नक्शा बनाते थे, कॉलेज के ज्यादा से ज्यादा सरकारी पैसे खींचने के लिए। दूसरे, गुस्से की चरम दशा में अवधि बोली। तो एक तो गुस्से की चरम दशा में अवधि बोली हो गया, एक तो ज्यादा से ज्यादा खर्चे का फर्जी नक्शा, वहां से पैसे वसूलो। खन्ना मास्टर जो थे उनका असली नाम खन्ना था, वैसे ही जैसे तिलक पटेल, गांधी ने आदि हमारे यहाँ जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम है। इस देश में जाति प्रथा का एक ऐसी तरकीब है, जाति प्रथा को रहने की, कहते कि जाति से उसका नाम छीनकर किसी और आदेन से जाति के पास कुछ और रह नहीं जाता। अगर जाति आप छीन लो तो अपने आप वो खत्म हो जाता। तो यहाँ जाति बहुत बड़ी चीज हो जाती है। खन्ना मास्टर यहाँ पे जो है वो इतिहास के लेक्चरर हैं और इस वक्त इंटरमीडिएट में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मतलब लेक्चरर तो इतिहास के हैं, इंटरमीडिएट में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मास्टर ने अंग्रेजी में पूछा, बोलो मेटाफर का क्या अर्थ है? अभी कोई ये प्रचार करता हुआ यहाँ दिख नहीं रहा था। अपड़ आदमी जानवर की तरह है, बल्कि दबी जबान से ही कहा जाने लगा, ऊंची तालीम उन्हीं को लेनी चाहिए जो उसके लायक हो, उसके लिए स्क्रीनिंग चाहिए। लड़के ने पिछले साल किसी सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा, जब उनका क्लास चल रहा था इंग्लिश का, तो कोई सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा नकल करके अपने नाम से कॉलेज की पत्रिका में छपा दी थी। खन्ना मास्टर उसकी इसकी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। महादेवी की वेदना का प्रेमी मौका ताककर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने कहा, आपके दर्जे में डिसिप्लिन की ये हालत है? लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ते और आप इसी बूते पर जोर डलवा रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बना दे। वे फिर खड़ी बोली पर आ गए, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, असली बात है डिसिप्लिन, समझे मास्टर साहब? क्लर्क ने कहा, आजकल ऐसे ही चिड़ी मारो से काम बनता है, कोई शरीफ आदमी तो कुछ करके देता ही नहीं। क्लर्क बोला, 2 इमारतें बनने वाली हैं, एक तो अछूतों के लिए चमड़ा कमाने की इमारत बनेगी, घोड़ा डॉक्टर बता रहा था, दूसरे अस्पतालों के लिए हैजे का वार्ड बनेगा।
थाने से लौटकर रूपन बाबू ने दरबारे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी। कदम तेज हो गए, धरती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं। रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपए ऐंठ लिए। उनका नाम मंगल था, पर लोग उसे सनीचर कहते थे। उसका पेशा वैजी की बैठक पर बैठे रहना है। वो ज्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। ये अंडरवियर ही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रूपन बाबू समझ गए कि सनीचर फॉर्मल होना चाहता है। रंगनाथ रूपन बाबू से 1.5 साल बाद मिल रहे हैं। रंगनाथ जो है बद्री नहीं, बैजी के छोटे लड़के जो है उनसे 1.5 साल बाद मिल रहे हैं। चौथे अध्याय में गजहा को यहाँ कहते, गजहा एक तकनीकी शब्द था जिसे शिवपालगंज के रहने वाले अपने लिए सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल करते थे। गजहा रूपन रूपन जो था यहाँ पे, वो शरारती लड़के बड़े सीधे होते हैं। रूपन कह रहा है कि शरारती लड़के बड़े सीधे होते हैं। अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रूपन? उसने कहा 10th क्लास में। तुम कहोगे कि उसमें तो मैं 2 साल पहले भी था, पर मुझे तो शिवपालगंज में इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता। रूपन कहते हैं, तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। रूपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं, मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। और रंगनाथ कहते, मामा जी उसके भी तो कुछ थे ना? थे नहीं, हैं अभी भी। रूपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर थे और रहेंगे। बैज जी थे और रहेंगे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। उनकी उम्र 62 साल हो गई थी। कितनी? 62 साल। बैज जी का एक पेशा वैदक का भी था। उन्हें 2 नुस्खे खास तौर से आते थे। एक तो उनको था कि गरीबों का मुफ्त इलाज और फायदा ना हो तो दाम वापस। अब इलाज भी है, इलाज करो, फायदा नहीं हो तो वैद जी पैसे लौटा देते। उन्होंने रोगों के 2 वर्ग बना रखे थे, एक प्रकट और एक गुप्त रोग। जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश, ये उनका टैग होता था। 5वें अध्याय में है कि कहते हैं कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की हुई ताकि वादी की अफसोस को लेकर ना मरे कि उनका मुकदमा अधूरा पड़ा है। इनके सारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमों का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। बैद जी की बैठक के बाहर चबूतरे पर जो आदमी इस समय बैठा था, उसने लगभग 7 साल पहले दीवानी का एक मुकदमा दायर किया था। उसको लंगड़ कहते थे। माथे पर कबीरपंथी तिलक लगाता था। बड़ा न्याय में, व्यवस्था में भरोसा था उसका। रूपन बाबू कॉलेज जाने के लिए घर से तैयार होकर निकले। इस समय पान खा रहे थे और बाल संवार रहे थे। हाथ में एक मोटी सी किताब जो खासतौर से नागरिक शास्त्र के घंटे में पढ़ी जाती थी और जिसका नाम जेबी जासूस था। ये नागरिक शास्त्र के घंटे में पढ़ा जाता था, जेबी जासूस। जेब में 2 फाउंटेन पेन, एक लाल होता और नीली स्याही का, दोनों बिना स्याही के। रूपन ने प्रिंसिपल साहब की बात बाहर निकलते निकलते सुन ली थी। वे वहीं से बोले, कॉलेज को तो आप हमेशा ही छोड़े रहते हैं, वो तो कॉलेज ही है जो आपको नहीं छोड़ता। बैस जी ने कहा, भंग तो नाम मात्र को है और नहीं भी है। वास्तविक द्रव्य तो बादाम, मुनक्का और पिस्ता, यानी भांग में तो डाला क्या जाता, बादाम, मुनक्का और पिस्ता। बादाम इसमें बुद्धि और वीर को बढ़ाता, वीर को। मुनक्का रेचक है, औषधि का काम। इसमें इलायची भी पड़ी, इसका प्रभाव शीतल है। इसमें वीर फटता नहीं है, ठोस और स्थिर रहता है। मैं तो इसी पेय का एक छोटा सा प्रयोग रंगनाथ पर भी कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं। तब तक लंगड़ दरवाजे पर आ गया। रंगनाथ ने इतिहास में एमए किया है। लंगड़ कहता था, धर्म से नकल लूंगा, यानी जो मेरी जमीन का नकल है वो धर्म से लूंगा, ऐसे नहीं पैसे देके। बाबू कहता था, धर्म से नकल दूंगा। लंगड़ यहाँ से 5 कोस दूर एक गांव का रहने वाला है। बीबी मर चुकी है, भगत आदमी है, कबीर और दादू के भजन गाया करता। मुकदमे के लिए एक पुराने फैसले की नकल उसको चाहिए। मर्द की बात एक होती है, जो कह दिया वही लूंगा। नकल 20 उससे 5 रुपए मांगता था। लंगड़ बोला, रेट 2 रुपए का था तो 2 ही दूंगा। लंगड़ ने गलत नहीं कहा था। इस देश में कहते हैं कि लड़कियां ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा कहता है क्या करे बेचारा, वो नादान है। लड़कियां ब्याहनी है, सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पे। कहते हैं कि आदमी का जब कर्म फूटता है तभी उसे थाना कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। लंगड़ का भी अब कर्म फूट ही गया है, क्योंकि थाना कचहरी से छुट्टी ऐसे नहीं मिलता। क्लर्क बोला, जिसके छिलता है उसी की चनमनाता है। लोग अपना ही दुख दर्द ढोले, यही बहुत है। दूसरे का बोझा कौन उठा सकता है। अब तो वही है भैया कि तुम अपना दाद उधार से खुजलाओ और हम उधर से खुजलाएं। सनीचर जो मंगल के नाम से भी है, उसने बहुत धीरे से कहा, कोऑपरेटिव यूनियन में चोरी हो गया है। भैया सुनेंगे तो सुपरवाइजर को खा जाएंगे। तो ये है हमारी गौरवपूर्ण परंपरा की असल बात। 2-4 घंटे की बातचीत के बाद अंत में ये निकलती है कि वैद जी प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं और विशेष बात कुछ नहीं, वही खन्ना वाला मामला फिर वापस आ जाता है।
छठे अध्याय में है कि रिक्शे पर अपनी दोनों जांघों पर हाथों की मुट्ठियां जमाए हुए बद्री पहलवान बैठे थे। रिक्शा वाला कृषि विज्ञान और अर्थशास्त्र पर गोष्ठी करने के मूड में नहीं था। वो चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। तो उन्होंने कहा, क्यों, गोंडा के रहने वाले हो बहराइच के? उसने कहा, गोंडा के। अभी रिक्शा वाला सीट जो है उस पर उचक उचक कर रफ्तार बढ़ाने और साथ ही भाषण देने लगे। ये गोंडा बहराइच और इधर उधर के रिक्शा वाले आकर यहाँ की चलन बिगाड़ते हैं। दाएं बाएं की तमीज नहीं, इनसे ज्यादा समझदार तो भूसा गाड़ियों के बैल होते हैं। पर साल लू में एक साला रिक्शा चलाते चलाते सड़क पर ईंटें बोल गया। दे पर बनियान थी नहीं, ट्रेन से 22 रुपए निकाले। पहलवान ने सिर हिलाकर कहा, लू बड़ी खराब चीज होती है। जब चल रही है तो घर से निकलना नहीं चाहिए, खा पी कर चलना चाहिए। आज की भावुकतापूर्ण कथाकारों ने न जाने किससे सीख कर बार बार कहा है कि दुख मनुष्य को मांझता है। बात कुल इतनी नहीं है, सच तो ये है कि दुख मनुष्य को पहले खींचता है, फिर खींच कर निचोड़ता, निचोड़ कर उसके चेहरे की घुग्गू जैसी बनाकर उस पर दो चार काली सफेद लकीरें खींच देता है। फिर उसे सड़क पर लंबे लंबे डगों से टहलने के लिए छोड़ देता है। दुख इंसान के साथ यही करता है और उसने गोंडा के रिक्शे वालों के साथ भी यही किया। दूसरा भाषण शुरू करता है। अपना उसूल तो ये है ठाकुर साहब की चोखा काम चोखा दाम। अच्छा काम करेंगे, अच्छा दाम लेंगे। 8 आने कहकर 7 आने पर तोड़ नहीं करते। पहलवान ने आंखें बंद कर ली। यानी बद्री ने जमाई लेकर बोला, कुछ सिनेमा का गाना वाना तुमको आता है? बातें झलते रहोगे, उसने धीरे से कहा। लारी लप्पा की धुन निकालनी शुरू की। पहलवान ने उधर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारी तंदुरुस्ती कुछ ढीली ढाली है, कुछ महीने दंड बैठक लगा लो, फिर देखो क्या होता है। उसने कहा, उससे क्या होगा? रिक्शे वाले ने कहा, मैं भी पहलवान हो जाऊंगा, पर अब पहलवानी में क्या रखा है। लड़ाई में जब ऊपर से बम गिरता है तो नीचे बड़े बड़े पहलवान ढेर हो जाते हैं। हाथ में तमंचा हो तो पहलवान हुए तो क्या हुआ, और ना हुए तो क्या हुआ कुछ। रुक, रिक्शे वाले ने इत्मीनान से कहा, पहलवानी तो अब देहात में ही चलती है ठाकुर साहब, हमारे उधर तो अब छुरेबाजी का जोर है। अबे घंटे भर से ये ठाकुर साहब क्या लगा रखा है, जानता नहीं है मैं बाभन हूँ? उन्होंने कहा, मैं बाभन हूँ। यहाँ पे रामाधीन का जो जिक्र आया है, पूरा नाम रामाधीन भीखम खेड़वी है। शिवपालगंज से मिला हुआ एक गांव भीखम खेड़ा पड़ता वहां का। कलकत्ते में उन्होंने पहले एक व्यापारी के यहाँ चिट्ठी ले जाने का काम किया, फिर माल ले जाने का, बाद में उनके यहाँ साझे में कारोबार। तो पहले चिट्ठी ले जाते, फिर माल ले जाने का काम, फिर साझे में कारोबार, और अंत में वो पूरे कारोबार का मालिक भीखम खेड़वी बन बैठा। कारोबार इसका था अफीम का। विदेशी कानून मनमाने ढंग से बनाए गए और हर एक छोटी से छोटी बात को, क्योंकि ये सारे काम कर चुका था तो उसकी जानकारी इसको बारीकियों से थी। काली काली चीज निकलती, ये दवा के काम आती, इसका कारोबार जुर्म नहीं हो सकता। जिस कानून में जुर्म बताया गया कानून है वो काला कानून है, वो हमें बर्बाद करने के लिए बनाया गया। इस लेक्चर के बावजूद बाबू रामदीन है, उनको 2 साल की सजा हो गई। वो तो अफीम की एक कारोबार इनका चल ही रहा था। कहते हैं कि उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मातृभूमि प्रेम। कलूटी लड़कियां हर शाम मुझको छेड़ जाती हैं, इस मिसरे से शुरू होने वाली ये कविता उन्होंने अफीम की डिब्बियों पर लिखी थी। कलूटी लड़कियां हर शाम मुझको छेड़ जाती है, अफीम का व्यापार भी चलता था इनका। इस जनभावना को रामाधीन ने अपनी अमर कविता द्वारा प्रकट किया था कि क्या करिश्मा है रामाधीन भीखम खेड़वी, खोले कॉलेज चले आटा की चक्की खुल गई। रामाधीन पहलवान से एक चिट्ठी आई है जिसमें डकैतों ने मुझसे 5,000 रुपये मांगे, कहा है अमावस की रात को चाहिए, जवाब देने होंगे। देह की ताकत और भंग के घुमा में सारे संसार की आवाजें मच्छरों की भनाहट सी लगती है। रामाधीन ने कहा, मेरे घर यहाँ डाके वाली चिट्ठी रूपन ने ही भिजवाई होगी, पक्का वही रूपन ने, मेरे पास इसका सबूत है, वही भेजा है। 7वें अध्याय में आता है कि यही कमरा रंगनाथ को रहने के लिए दिया गया था। उसे यहाँ 4-5 महीने रहना था, जो आया था अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से। रंगनाथ का कार्यक्रम वैद्य जी की सलाह से बना था। बहुत सवेरे उठना, उठकर सोचने की कल का क्या खाया, हजम हो चुका, अध्ययन, भोजन, अध्यापन, शयन। रंगनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम को ईमानदारी से अपना भी लिया था। उसने देखा था कि शहरों में वाद विवाद का एक नया रूप पुरानी और नई पीढ़ी को लेकर उजागर हो रहा है। उसके पीछे पुरानी पीढ़ी का ये विश्वास था कि हम बुद्धिमान है और हमारे बुद्धिमान हो चुकने के बाद दुनिया से बुद्धि नाम का तत्व खत्म होने वाला है, और ये नई पीढ़ी के लिए उसका एक कतरा भी नहीं बचा। वहीं पर नई पीढ़ी की आस्था थी कि पुरानी पीढ़ी जड़ थी, थोड़े से खुश हो जाती थी और अपने और समाज के प्रति ईमानदार नहीं थी, जबकि हम चेतन हैं, किसी भी हालात में खुश नहीं होते और अपने प्रति ईमानदार हैं और समाज के प्रति कुछ नहीं, क्योंकि समाज कुछ नहीं है। ये वाद विवाद खास तौर से साहित्य
और कला के क्षेत्र में ही चल रहा था, क्योंकि औरों के मुकाबले वाद विवाद के लिए साहित्य और कला के क्षेत्र ही ज्यादा से ज्यादा फैलावदार और कम से कम हानिकारक थे। राम स्वरूप ने 12 साल की उम्र में जितना उठाकर फेंक दिया, वो बहराम चुट्टा कि हाथ हिलाए ना हिलेगा। बहराम चुट्टा का जिक्र यहाँ पे आया है, तो रामस्वरूप ने 12 साल की उम्र में जितना उठाकर फेंक दिया, उसके हिलाए ना हिलेगा। शिवपालगंज के सबसे प्रमुख गजेड़ी का नाम क्या था? दूरबीन सिंह। कहते हैं कि परोपकार एक व्यक्तिवादी धर्म है और उसके बारे में हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा होती है, ये लेखक का कहना है। दूरबीन सिंह की एक विशेषता ये भी थी कि वो सेध नहीं लगाता था। गजेड़ी है, सेध नहीं लगाता था, हाँ, लेकिन वो दीवार फाड़ने में बड़ा उस्ताद था, सेध नहीं लगाता। रूपन बोले, पहली बार उसने रंगनाथ के सामने साहित्यिक बात कही कि पुरुष बलि नहीं हो समय होत बलवान, कि भिल्लन लूटी गोपिका की वही अर्जुन सिंह वही बान। सनीचर जो मंगल है यहाँ पे भंग पीसने का काम करता है, उसने दूसरा अध्याय शुरू किया, भैया लठैती का काम कोई असेंबली का काम तो है नहीं। असेंबली में जितना बूढ़े होते जाओ, जितनी अकल सठियाती जाए, उतनी तरक्की होती है। अब हरनाम सिंह को ही देख लो, ऐसे तरक्की हो रहा है, तो धीरे धीरे ये भी गांव का प्रधान बन रहा है। भले ही भंग पीसता था, वैद्य जी ने इसको ऊपर थोड़ा उठा दिया है। बाबू जयराम प्रसाद वकील मारपीट में खड़े होने के लिए 50 रुपए हर पेशी पर लेते हैं। बाबू जयराम प्रसाद वकील जो है, मारपीट में खड़े होने के लिए 50 रुपए हर पेशी पर लेते हैं। उसी तरह ये दूरबीन सिंह भी मुकदमा के पहले वाली मारपीट के लिए 50 रुपए लेता है। सनीचर ने दूरबीन सिंह के विषय में बताया कि मैंने कहा, जान न लो मान ले लो, पैसा ले लो, बस भैया एक झोला था, उसमें सत्तू था, एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा था, मामा के घर से मिला था, फर्स्ट क्लास सूत की डोरी, फिर धोती उतरवाई, ट्रेन में 1 रुपया था, उसे भी छीन लिया। दूरबीन से ना बताना कि हमने तुम्हें घेरा था, चाहे कुछ पैसा ले लो, तुम हो सरकार के तो हम हैं दरबार के, ये रूपन ने कहा था। 8वें अध्याय में कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो है लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर उगने और शाम को जागने के बीच में लेते हैं। उन दिनों गांव में लेक्चर का मुख्य विषय खेती होता। घूम फिर कर बात यही रहती कि भारत एक खेतिहर देश है, तुम खेतिहर हो, तुमको अच्छी खेती करनी चाहिए, अधिक अन्न उपजाना चाहिए। प्रत्येक वक्त इसी संदेह में गिरफ्तार रहता था कि काश्तकार अधिक अन्न नहीं पैदा करना चाहते। वैसे सबसे ज्यादा जोर शोर वाले विज्ञापन खेती के लिए नहीं, मलेरिया के बारे में थे। जगह जगह मकानों की दीवारों पर गिरु से लिखा गया था कि मलेरिया को खत्म करने में हमारी मदद करो, मच्छरों को समाप्त होने दो। मलेरिया उन्मूलन में सहायता करने की सभी अपीलें प्राय हिंदी में कि अंग्रेजी में होती थी, इसलिए प्राय सभी लोगों ने इनको कविता के रूप में नहीं, चित्रकला के रूप में स्वीकार किया और गेरू से दीवार रंगने वालों को मनमानी अंग्रेजी लिखने की छूट दे दी गई। एक विज्ञापन भोले भोले ढंग से बताता कि हम पैसे बचाना, पैसे बचाने की बात गांव वालों को उनके पूर्वज मरने के पहले ही बता गए थे और लगभग प्रत्येक आदमी को अच्छी तरह ये मालूम था। रंगनाथ को जिन विज्ञापनों ने अपनी ओर खींचा था, वे पब्लिक सेक्टर के विज्ञापन नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर के थे। उनसे प्रकट होने वाली बातें कुछ इस प्रकार थी। उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापक रोग दाद है। दाद एक ऐसी दवा जिसको दांत पर लगाया जाए तो उसे जड़ से आराम पहुंचता है, मुंह से खाया जाए तो खांसी जुकाम दूर होता है, बतासे में डालकर पानी से निगल लिया जाए तो हैजे में लाभ पहुंचता है। ऐसी दवा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। ऐसे प्रचार कहते हैं कि इस देश में और भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। एक कस्बा जहानाबाद में रहते हैं और चूंकि वहां बिजली आ चुकी, इसलिए वे नामर्दी का इलाज बिजली से करते हैं, बिजली से। अब नामर्दों को परेशान होने की जरूरत नहीं। एक दूसरे डॉक्टर जो कम से कम भारतवर्ष में तो मशहूर हैं ही, बिना ऑपरेशन के अंड वृद्धि का इलाज करते। ऐसे ऐसे लोग थे यहाँ। एक दैनिक समाचार पत्र में बवासीर के संबंध में बात की गई। चिट्ठी फर्जी ना होती तब भी रामादीन शायद चुपचाप रुपए दे देने आता। तो ये भी कंफर्म नहीं था कि किसने उसे पैसे ठगने की बात की थी। प्रतिद्वंदी में उनके सामने वही लोग खड़े होते थे। थाने के छोटे दरोगा को नौकरी में आए अभी थोड़े ही दिन हुआ था। थाना जो था वहाँ का जो छोटा दरोगा था उसको नौकरी में आए अभी थोड़े ही दिन हुआ था और टीले पर डाकुओं को पकड़ने का काम उसे ही सौंपा गया था कि तुम्हें डाकुओं को पकड़ना, कौन है परेशान कर रहे हैं। छोटे दरोगा को उन्होंने बीए में हिंदी साहित्य भी पढ़ा था। उन्होंने धीरे धीरे कुछ गुनगुनाना शुरू किया, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। तो ये छोटा दरोगा जो था, कोई वो मिला नहीं वहां, सिर्फ एक गद्दे से आवाज आई, कारफोन है शरफोला,
गड्ढे में थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, मरफरे गरफे सरफोले गरफाली चरफलाने वाले। प्रत्येक भारतीय जो अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है भाषा के मामले में पत्थर हो ही जाता है। गोली मत चलाइए हुजूर, गड्ढे में जोगनथवा है, जोगनथवा। यानी वो पी के लुढ़का है और आपको लग रहा है कोई और है। ये श्री रामनाथ का पुत्र जोगनथवा अकेला आदमी है जो दारू ज्यादा पीता है। तो यहाँ पे नहीं तो दरोगा जी को लगता वही है, उनको मिल गया बदमाश। दरोगा जी ने बोला, इसे अपने साथ ले जाओ और हवालात में बंद कर दो। दफा 109 जब तक फौजदारी लगा देना, इसे हवालात कैसे भेजा जा सकता है, बैद जी का आदमी है। अब यहाँ पे जब उन्होंने कहा कि भेज दो तो कहा कि बैद जी का आदमी है ये राम जुगनथवा, इसको नहीं भेज सकते हैं। 9वें अध्याय में कोऑपरेटिव यूनियन का एक बीज गोदाम था। कोऑपरेटिव यूनियन का बीज गोदाम, जिसमें बीज गोदाम में गेहूं भरा हुआ था। एक दिन यूनियन का सुपरवाइजर रामस्वरूप 2 ट्रक साथ में लेकर बीज गोदाम में आया। ये रामस्वरूप सुपरवाइजर था, उसका 2 ट्रक लेकर आता है। एक ड्राइवर की बगल में बैठ गया और ट्रक चल पड़ी। वहीं से गबन यानी चोरी शुरू हो गया। ट्रक सीधे शहर की गल्ला मंडी में पहुंच जाता। लोगों ने विश्वास भी कर लिया। गेहूं बेचकर वो बंबई की ओर भाग गया था रामस्वरूप। डायरेक्टर ने अनमने ढंग से कहा, मैं थक कर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, मैंने उसे देखा मालिश करवाते हुए। बैजी ने कहा, उसी समय पुलिस को सूचना देनी थी कि ऐसे करके वो भागने वाला है। सनीचर कहते हैं, पृथ्वी पर बैजी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एक मात्र देवता मानता था और दोनों से अलग अलग प्रभावित भी थे। कोई रास्ते पर खटखट करता हुआ निकला। किसी भी शारीरिक विकार के लिए हम भारतीयों के मन में जो सात्विक घृणा होती है उसे थूक कर बाहर निकालते हुए सनीचर ने कहा, लंगड़वा जा रहा है साला। कहकर वो उछलता हुआ बाहर चबूते पर आ गया और वहां मेढक की तरह बैठ गया, जबकि ये खुद ही यहाँ पे बैठ के बैजी का भंग बेचता है। रंगनाथ ने पुकार कर कहा, लंगड़ लंगड़ हो क्या, मिल गई तुम्हें नकल। वो नकल के लिए परेशान था। रंगनाथ के इस सवाल का जवाब सनीचर ने दिया, नकल नहीं इन्हें मिलेगा, शिखर उसी में एक टांग लटका कर ये झूला करेंगे। रंगनाथ ने कहा, वे दफ्तर वाले बड़े शरारती है, कैसी कैसी गलतियां निकालते हैं। जैसे गांधी जी अपनी प्राथमिक सभा में समझा रहे हो कि हमें अंग्रेजी से घृणा न करनी चाहिए, उसी वजह पर लंगड़ ने सिर हिलाकर, नहीं बापू, दफ्तर वाले तो अपना काम करते हैं, सारी गड़बड़ी अजिमविश है। विद्या का लोभ हो रहा है, नए नए अजिनविश गलत फलत लिख ही देते हैं। यानी अर्जिनविश जो होते हैं, सब वर्गों की हंसी और ठहाके अलग अलग होते हैं। यानी लेखक यहाँ पे एक बात कहते हैं कि अलग अलग वर्ग की हंसी और ठहाके अलग अलग होते हैं। अफसरों का ठहाका दूसरी किस्म का होता है, वो ज्यादातर पेट की बड़ी ही अंदरूनी गहराई से निकलता है। उस ठहाके के घनत्व का उनकी साधारण हंसी के साथ वही अनुपात बैठता है तो उनकी आमदनी का उनकी तनख्वाह से होता है। लेखक ने ये बात कही। लेखक ने कहा, राजनीतिकों का जो ठहाका होता है सिर्फ मुंह के खोखल से निकलता है। जो राजनीतिक इनका पेट से निकलता है अफसरों का, और मुंह के खोखल से निकलता, उनके 2 ही आयाम होते, प्राय गहराई नहीं होती है, राजनीतिज्ञों में है। और जो व्यापारी जब हंसते हैं ना, तो व्यापारियों का ठहाका होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो ऐसे सूक्ष्म और सांकेतिक रूप में कोई पता ही नहीं चलता। ये इनकम टैक्स के डर से अपने ठहाके का स्टॉक बाहर निकालना नहीं चाहते। इन नौजवानों ने जो ठहाका लगाया वो सबसे अलग था। ये शोहदों का ठहाका था जो आदमी के गले से निकलता है पर जान पड़ता है मर्गो गीदड़ों और घोड़ों के गले से निकला हो। सनीचर ने रंगनाथ से कहा, न जाने वो काना इस कुतिया को कहाँ से घसीट लाया, जब निकलती है तो कोई ना कोई इसे छेड़ ही देता है। काना, ये पंडित राधे लाल का अभिप्राय काना से था। उनकी एक आंख दूसरी से छोटी थी और इसी से गजहे थे वो। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। वैसे तो हमारी हर बात प्राचीन परंपरा है कि लोग बाहर जाते हैं और जरा जरा बात पर शादी कर बैठते हैं। ये लेखक का कहना है, लेखक की तरफ से ही, कि बाहर निकलते यानी राग दरबारी के श्रीलाल सुख कहते हैं, बाहर निकलते हम लोग प्राय पहला काम ये करते कि किसी से शादी कर डालते हैं और फिर सोचना शुरू करते कि हम यहाँ क्या करने आए थे। 1 महीने में ही वे इस कुतिया से शादी करके शिवपालगंज लौट आए। जैसे कि एक जगत प्रसिद्ध कहावत है, स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है, उसने पंडित राधेलाल के पेट में सुरंग लगा दी और हृदय की ओर बढ़ने लगी। सनीचर बहुत नाटकीय ढंग से रंगनाथ को ये कहानी सुना रहा था। पूरा विस्तार से पढ़ने के लिए आप मूल वाचन सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये अध्याय का संक्षिप्त तो वो जो है कथानक बता रहे हैं। 10वें अध्याय में आप देखते हैं चंकामल इंटर कॉलेज जो है उसकी स्थापना देश के 9 नागरिकों को महान आदर्शों को प्रेरित करने एवं उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र के उत्थान करने के लिए हुआ था। कॉलेज के चमकीले नारंगी कागज पर छपा हुआ संविधान एवं नियमावली पढ़कर यथार्थ की गंदगी में लिपटा हुआ मन कुछ वैसा ही निर्मल और पवित्र हो जाता जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्याय पढ़ के।
क्योंकि इस कॉलेज की स्थापना राष्ट्र के हित में हुई थी, इसलिए उसमें और कुछ हो ही नहीं सकता था। ये गुटबंदी काफी थी यार। प्रबंध समिति में बैद जी का दबदबा था, पर रामादीन भीकम खेड़वी अब तक उसमें अपना गुट बना चुके थे और एक खन्ना बच्चे। सवाल है, गुटबंदी क्यों थी? ये पूछना वैसे ही है जैसे पानी क्यों बरसता है। वास्तव में ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक यानी लगभग दार्शनिक सवाल है। इसका जवाब जानने के लिए दर्शन शास्त्र जानने की जरूरत है, और दर्शन शास्त्र जानने के लिए हिंदी का कवि या कहानीकार होने की जरूरत है। सभी जानते हैं कि हमारे कवि और कहानीकार वास्तव में दार्शनिक है, और कविता या कथा साहित्य तो सिर्फ यूं ही लिखते हैं। यानी हमारे जो कवि हैं, कहानीकार, वास्तव में क्या है, वो दार्शनिक है, और कविता या कथा साहित्य तो सिर्फ यूं ही लिखते हैं। फिर क्या? किसी भी सुबुकवादी उपन्यास में पढ़ा जा सकता है कि नायक ने नायिका के जलते हुए ओठों पर ओठ रखे और कहा, नहीं नहीं निसी, मैं उसे नहीं स्वीकार कर सकता, वो मेरा सत्य नहीं, वो तुम्हारा अपना सत्य है। कहते हैं कि हमारे इतिहास में चाहे युद्धकाल रहा हो या शांति काल, राजमहलों से लेकर खलियानों तक गुटबंदी द्वारा मैं को तू और तू को मैं बनाने की शानदार परंपरा रही है। अंग्रेजी राज में अंग्रेजों को बाहर भगाने की झंझट में कुछ दिनों के लिए हम उसे भूल गए थे। आज़ादी मिलने के बाद अपनी और परंपराओं के साथ इसको भी हमको बढ़ावा दिया। अब हम गुटबंदी को तू मैं, लात जूता साहित्य और कला आदि सभी पद्धतियों से आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारी सांस्कृतिक आस्था है, ये वेदांत को जन्म देने वाले देश की उपलब्धि है। यही संक्षेप में गुटबंदी का दर्शन, इतिहास और भूगोल है। उन्हीं दिनों एक दिन खन्ना को किसी ने बताया कि हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल होता है। वे इतिहास पढ़ाते थे और कॉलेज के सबसे बड़े लेक्चरर थे। इसी धोखे में वे एक दिन बैजी से कह आए कि उन्हें वाइस प्रिंसिपल बनाया जाना चाहिए, यानी खन्ना को। एक दिन किसी घोड़े की सुम में नाल ठोकी जा रही थी। उसे देखकर एक मेढक का शौक चराया कि हम भी नाल ठुकवाएंगे। बहुत कहने पर नाल वाले ने मेढक के पैर में जरा सी कील ठोक दी। बस मेढक भाई वही ढेर हो गए। शौकीनी का नतीजा बुरा होता है। इस पंच तंत्र के पीछे वही बहता। आज जो वाइस प्रिंसिपल होना चाहता है वो कल प्रिंसिपल भी चाहेगा। यानी इनकी बात को उल्टा ले लिया गया। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इस कविता को ऊपर दर्ज करके रामादीन भीकम खेड़वी ने बैज जी को जो पत्र लिखा था। रामादीन भीकम खेड़वी को चिट्ठी के आरंभ में उर्दू कविता लिखने का शौक है। चिट्ठी लिखेगा, पहले उर्दू कविता लिखेगा। खुद उन्हें अपने दफ्तर में रंग बिरंगे कैलेंडर लटकाने का भी शौक है, और चपरासी जो कि कलर की तरह बैज जी का रिश्तेदार था, अकड़ कर बात करने का भी शौक है। 11वें अध्याय में छत पर कमरे के सामने टीन पड़ी थी। टीन के नीचे रंगनाथ था, और रंगनाथ ने शोध के लिए एक ऐसा ही विषय चुना था जिसको इंडोलॉजी कहते हैं। रंगनाथ के शोध के संबंध इसी इंडोलॉजी से था। रंगनाथ को जब अचानक हाउ हाउ की आवाज सुनाई दी तो स्वाभाविक था कि वो समझता कोई ऋषि सामवेद का गान करा। थोड़ी देर में हाउ हाउ और नजदीक आ गया। रंगनाथ ने सनीचर से पूछा, ये सुन रहे हो? लगता है छोटे पहलवान से फिर कुसार की लड़ाई हुई है। वो लगभग 60 साल का बुढ़ा आदमी था, कुशार प्रसाद। एक लोटे में पानी और रुई लेकर वो बुजुर्ग के पास पहुंचा और वहीं से बोला, इन्हें और कौन मारेगा? ये छोटे पहलवान के बाप हैं। उसे छोड़कर किस साले में दम है कि इनको हाथ लगा दे। शायद छोटे पहलवान की इस प्रशंसा से कुसार के, जिनका पूरा नाम कुसार प्रसाद था, मन को कुछ शांति मिली कि चलो ये हमारा लड़का कम से कम इतना भले पिटाई हुई है। ये कुसार भी किसी से कम नहीं। इनके बाप गंगा दयाल जब मरे थे तो ये उनकी अर्थी तक नहीं निकलने दे रहे थे। कहते थे घाट तक घसीट कर ले जाएंगे उनको। छोटे पहलवान, जैसा कि अब तक जाहिर हो चुका, खानदानी आदमी था। उन्हें अपने परदादा तक का नाम याद था। हमारे परदादा का नाम था भोलानाथ। कहते हैं कि प्रेम करना होता तो एक दूसरे से प्रेम करते, लाठी चलाना होता तो एक दूसरे पर लाठी चलाते। जो भी अच्छा बुरा गुण उनके हाथ में था उसकी आजमाइश एक दूसरे पर ही किया करते। कहा भी है कि लड़का बुढ़ापे में आंख की ज्योति होता है। तो गंगा दयाल ने एक दिन 17 साल की उम्र में ही अपने बाप भोलानाथ को इतने जोर से लाठी मारी कि वहीं जमीन पर गिर के उनकी आंखें कौड़ी जैसी निकल आई और उनकी आंखों के सामने ज्योति की वर्षा होने लगी। गंगा दयाल के लड़के कुशार प्रसाद छोटू पहलवान के बाप थे। कुशार प्रसाद के दो भाई थे, एक बड़कऊ एक छोटकऊ। कुकरहाव गजही बोली का शब्द है। कुकरहाव कुत्ते आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए शोर मचाते हैं, उसी को कुकरहाव कहते हैं। 12वां अध्याय है। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम गयादीन था। वो जोड़ बाकी गुड़ा भाग में बड़ा काबिल माना जाता था क्योंकि उसका पेशा सुदखोरी का था। उसकी एक जवान लड़की थी जिसका नाम बेला था, और एक बहन थी जो बेवा थी। बेला सुंदर स्वस्थी रूपन बाबू उनसे प्रेम करता था। बेला की बुआ गयादीन के घर का काम देखती और बेला को दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलने देती। रूपन बाबू बेला के लिए काफी विकल रहते और उसे सप्ताह में 3-4 पत्र लेकर उन्हें फाड़ देते। गयादीन
सूद पर रुपए भी चलाते थे और कपड़े की दुकान भी, दोनों चीजें थी। वैद्य से उनके अच्छे संबंध थे और वो कॉलेज के प्रबंध समिति के उपसभापति थे। गया दिन जो थे वो उड़द की दाल खा लेने से उनके पेट में वायु बनती थी और गुस्सा आने लगता था। वैसे गुस्सा सबको नहीं छजता, गुस्सा करना तो सिर्फ हकीमों को छजता है। हुकूमत भले ही बैठ जाए पर वो तो हकीम ही रहेगा। पर हम व्यापारी आदमी है, हमें गुस्सा आने लगा तो कोई भूल कर भी हमारी दुकान पर नहीं आएगा, ये गयादीन का कहना है। गयादीन के यहाँ चोरी हो गई थी। बैठक बुलाने के लिए रामादीन की लगा, दो मास्टर साहब वे ऐसे कामों के लिए अच्छे रहेंगे। गयादीन कहा, नैतिकता का नाम लो मास्टर साहब, यानी कि नैतिकता का नाम नहीं लेना है। किसी ने सुन लिया ना नैतिकता के नाम पे तो चालान हो जाएगा। ये भी अच्छा मजाक था, व्यंग था। गयादीन ने कहा, देखिए नैतिकता समझ लो कि ये जो चौकी रखी ना, ये है एक कोने में पड़ी। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बड़ी बड़ी बढ़िया लगती है। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है और ये बस उसी के लिए है। यहाँ पे चमरही गांव है, वहाँ के एक मोहल्ले का नाम था जिसे चमार रहते थे। चमार एक जाति का नाम है जिसे अछूत माना जाता है। अछूत एक प्रकार की दुपायों का नाम है जिसे लोग संविधान लागू होने से पहले छूते नहीं थे। संविधान एक कविता का नाम है जिसका अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर देना। इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, और क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है। लंगड़ को देखते ही मास्टरों की तबीयत हल्की हो गई। लंगड़ ने कहा, यह धर्म की लड़ाई है, गाली गलौज का कोई काम नहीं। नकल नवीस बेचारा क्या करे, कुलों वालों की जात ही ऐसी है तो उसको बड़ा भरोसा रहता है और परेशान भी होता है। सबको पता है इसको न्याय नहीं मिलने वाला, लेकिन वो चक्कर पे चक्कर लगाने को तैयार है। शिवपालगंज इस गांव सभा के प्रधान रामाधीन का भाई था। शिवपालगंज जो है इस गांव सभा के जो प्रधान रामाधीन, उनका भाई इतने साल प्रधान रह चुकने के बाद ना तो पागल खाने गया था ना जेल खाने। प्रधान को बंदूक का लाइसेंस मिल गया था जो निश्चय ही डकैती के लिए उधार लिया जाता, और पिछले साल गांव से बजरंगी का कत्ल भी हुआ था। भंग पीने वालों में भंग पीसना भी एक कला है, कविता है, कार्रवाई है, कर्तव्य रस्म है। वैसे टके की पत्ती को चबाकर ऊपर से पानी भी पी लिया जाए ना तो अच्छा खासा नशा हो जाएगा, और ये नशेबाजी सस्ती है। आदर्श ये है कि पत्ती के साथ बादाम, पिस्ता, गलकंद, दूध, मलाई आदि का प्रयोग किया जाए। भंग को इतना पीसा जाए कि लोढ़ा और सिल चिपक कर एक हो जाए। पीने के पहले शंकर भगवान की तारीफ में छंद सुनाया जाए और पूरी कार्रवाई को व्यक्तिगत ना बनाकर सामूहिक रूप दिया जाए। सनीचर का काम क्या था? वैद्य की बैठक में भंग पीसने का काम, इस सामाजिक पहलू को उभारना। वैद्य ने कहा, सुनो मंगलदास, यानी उसका नाम मंगल भी था, इस बार हम लोगों के गांव का प्रधान तुम्हें बनाना है। प्रिंसिपल वैद्य जी से परसों शाम के वक्त गयादीन के आंगन में एक ढेला जैसा गिरा। गयादीन जो है उस समय दिशा मैदान के लिए बाहर गए हुए थे। घर में उस ढेले को बेला की बुआ ने देख लिया, यानी किसी ने ढेला फेंका और बुआ आगे गयादीन थे नहीं, उन्होंने उठाया। वो एक मुड़ा हुआ लिफाफा था। बुआ ने बेला से उसे पढ़वा कर सुनना चाहा पर बेला पढ़ नहीं पाई। रंगनाथ बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, अंग्रेजी में लिखा हुआ था क्या? अंग्रेजी में कोई क्या लिखेगा, था तो हिंदी में ही, पर कुंवारी लड़की उसे पढ़ती कैसे? वो एक प्रेम पत्र था। प्रिंसिपल कहता, मुझे लगता है कि खन्ना वाले की गुट वालों की हरकत है। खन्ना मास्टर आपके खिलाफ प्रचार कर रहा है और कहता है कि पत्र रूपन बाबू ने भेजा है। 14वें अध्याय में आता है कि कार्तिक पूर्णिमा को शिवपालगंज से लगभग 5 मील की दूरी पर एक मेला लगा है। इस क्षेत्र के रहने वालों को इस टीले का बड़ा अभिमान है, क्योंकि यही उनकी अजंता, एलोरा, खजुराहो और महाबलीपुरम है। वही टीला जो है यहाँ पे अजंता, एलोरा, खजुराहो और महाबलीपुरम का जिक्र है। उन्हें यकीन है कि ये मंदिर देवासुर संग्राम के बाद देवताओं ने अपने हाथ से देवी के रहने के लिए बनाया था। टीले के बारे में उनका कहना है कि इसके नीचे बहुत बड़ा खजाना है। इस तरह धर्म, अर्थ, इतिहास के हिसाब से टीला बहुत महत्व का है। इतिहास और पुरातत्व जानने के कारण रंगनाथ को बड़ी इच्छा थी कि वो इस टीले का सर्वेक्षण करे। रूपन बाबू, रंगनाथ, शनिचर और जोगनाथ, ये जोगनाथ और शनिचर और रंगनाथ, रूपन, ये सब मेला देखने गए। वहां पे औरतों के कई रेले जब देखते देखते आगे निकल गए। छोटे पहलवान ने कहा, सब इस तरह चिंगाड़ रही है जैसे कोई बर्ची घोंसे दे रहा है। रंगनाथ को तब तक पता चल चुका था कि हैटे वाले आदमी का नाम सिंह साहब है। वे इस हल्के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। जब वो मेले में गया था, मिला था। इंस्पेक्टर साहब इस क्षेत्र में 40 साल से तैनात थे। खुद अपनी उम्र के बारे में कुछ कहने में कोई संकोच नहीं था। उनका असली उम्र 62 साल था। कागज पर उनके 60 साल और दिखाने में लगभग 50 साल था। इंस्पेक्टर साहब सोचते कि अगर सरकारी नौकरी करके भी अगर काम करना पड़े तो ऐसी जिंदगी पर लानत है। इंस्पेक्टर साहब का भतीजा बोर्ड का चेयरमैन था। जोगनाथ मेले में रूपन बाबू के साथ एक कारण से आए थे। रूपन बाबू जोगनाथ मेले में जो है रूपन बाबू के साथ एक वजह से आया था। उसे डर था कि अकेले रहने से पुलिस कहीं ऐसा ना हो कि उसे अपनी मोहब्बत में एकदम से जकड़ ले।
जुगनथवा को देखकर अयोध्या महाराज की याद आती है। अयोध्या महाराज जो अपने जमाने के सबसे बड़े ठग थे। फ्लस का खेल सिपालगंज में जोगनाथ के मुकाबले कोई भी नहीं खेल पाता था। दरोगा विलायत का तरीका इस मामले में सबसे अच्छा। 80% लोग खुद अपने आप अपराध स्वीकार कर लेते हैं, ये कहता है। विलायत का तरीका इस मामले में सबसे अच्छा वहाँ। रूपन ने जवाब दिया, विलायती वाले यहाँ न चलाइए। यहाँ तो 80% लोग अगर अपने अपने जुर्म का इकबाल करने लगे तो कल आपके थाने में 10 सिपाहियों में से ड्यूटी देने के लिए सिर्फ 2 ही बचेंगे, बाकी तो हवालात में होंगे। छोटे पहलवान, सच्ची बात और गधे की लात को झेलने वाले बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे 15वें अध्याय में छोटे पहलवान ने कहा, हमें दर्शन वर्शन नहीं करना है, यहाँ तो बस लाल लंगोटे वाले करते हैं और जितने देवी देवता हैं उनको भूसा समझते हैं। वे एक यहाँ पे गाना गुनगुनाते हैं, बजरंग बली मेरी नावें चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मंदिर के ऊपर बने हुए बेलबूटों के बीच लिखा था, बनवाया मंडप महिषासुरमर्दिनी का मुसम्मे इकबाल बहादुर सिंह व नरेंद्र बहादुर सिंह तकत भीखा पुण्य मिति कार्तिक वदी 10वीं संवत 1950 विक्री में। को इसे पढ़ते ही रंगनाथ का सारा पुरातत्व हवा में उड़ गया कि ये कब का है, पुरातत्व नाम का कुछ है ही नहीं जिसे मैं देखने आया था। रूपन बाबू ने भी आंखें मूंद ली और धड़ाक से कोई वरदान मांगकर आंखों को एकदम से खोल लिया। उनके पास ही एक लड़की किसी मूर्ति के आगे झुकी हुई कुछ बुदबुदा रही थी। रूपन ने मान लिया कि असली मेला तो यही है। ये लगभग 12वीं शताब्दी की किसी सिपाही की मूर्ति है। रंगनाथ ने पुजारी से पूछा, ये किस देवता की मूर्ति? पुजारी बहुत व्यस्त था, चिल्लाकर बोला, कुछ जेब में से निकाल कर पूजन चढ़ाओ। लड़की दर्शन करके बाहर चली गई थी। रूपन बाबू की समझ में मेला खत्म। रूपन बाबू ने सांत्वना दी, बात तो ठीक है पर कसूर तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का ही है। सनीचर ने भी कहा, पढ़कर आदमी पढ़े लिखे लोगों की तरह बोलने लगता है, बात करने का असली ढंग भूल जाता है, क्यों ना जोगनाथ? तो रंगनाथ यहाँ देखने आया था, मंदिर की पुरातात्विक है, देखेंगे कुछ समझेंगे। इतिहास का स्कॉलर था लेकिन उसको तो पता है कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। कहते घूस लेना भी अब बड़ी जलालत का काम है, उसमें कुछ बचा नहीं है। लेने वाले और ना लेने वाले अब समझ लो बराबर ही है, सबकी हालत खराब ही चल रही है। वहां पे जब जाते हैं कि एक दुकानदार का नाम है चिरंजी मल, वो अठन्नी मांग रहा था। रंगनाथ का चेहरा तमतमा उठा। वो दुकानदार के पास जाकर खड़ा हो गया, अपनी जेब 5 का नोट निकालता है। रंगनाथ दुकानदार को देता है और उसने कहा, 3 आदमियों की मिठाई चाट की कीमत इससे काट लो, जो हुआ उसे भूल जाओ। एक गुट के 3 गुट बन गए। वहां पे लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। एक गुट के 3 गुट बन गए। जोगनाथ शराब की दुकान की तरफ चला गया। सनीचर और छोटे पहलवान मेला की दूसरी और रंगनाथ रूपन साथ में लौटे। रंगनाथ गाने वाला पेशा करते तो गाना बिगड़ जाता, गाना भी एक साधना ही है। 16वें अध्याय में एक छप्पर के नीचे जहां रात को भैंस बत्ती थी, इस वक्त राख और पुआल के सारे फर्श का गीलापन पोंछा जा रहा था। टाट पर उसने एक भड़कीली दरी बिछाई जिसके एक कोने पर लिखा था, न्याय पंचायत भीखम खेड़ा। न्याय पंचायत भीखम खेड़ा का अधिकार द्वेष शिवपालगंज गांव सभा पर भी था। कुशर प्रसाद ने अपने लड़के छोटे पहलवान पर मारपीट का मुकदमा चलाया था। आज उसकी तीसरी पेशी थी भीखम खेड़ा में। छोटे ने कहा, साले कहना कोई गाली तो नहीं है पिता को? बोले, 14 लड़कों को हमने पैदा किया और हम ही को ये सिखाते कि औरत क्या चीज है, हमें बताते हैं कि साले कहना गाली है। ये तो सिर्फ बातें करने का तरीका है, तो अपना तरीका भी ये है कि साले कहकर बात करते हैं। छोटे पहलवान दोबारा मुस्कुराए, बोले, असली गाली अभी तुमने सुनी नहीं है पंडित जी, घुस जाती है तो कलेजा छिल जाता है। एक पंच ने इस स्पष्टीकरण पर ध्यान नहीं दिया, बेरुखी से कहा, फिर भी देर बहुत हो गई, 1 बजने को आ गया है। हिंदुस्तानी की यही खराब आदत है, अंग्रेज इस मामले में पक्का है, हम टाइम से आता है, यहाँ तो सब लोग टाइम से नहीं आते। जनता शांति चाहती है, हमारी सभ्यता की नींव विश्व बंधुत्व और प्रेम पर पड़नी चाहिए। आदि आदि किताबी बातें सुनकर कमीना से कमीना देश भी सिर हिलाकर हाँ करने से बाज नहीं आता। और उस राजनीतिक का ये भ्रम और भी फूल जाता है कि उसने कितनी सच्ची बात कही है। तो ये पंच भी ऐसे ही प्रफुल्लित भ्रम के साथ अपने हिसाब से एक सच्ची बात कहने लगे। पहलवार पंच परमेश्वर होते हैं। पंच बोले, हाँ हाँ जिम्मा ही लेता हूँ, तुम यहाँ ठाठ से मुकदमा लड़ो, उम्र भर मुकदमा लड़ते रहो, फैसला तो कलम से होता है। चपरासी बोला, घोड़े की लात और मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती। कुशर प्रसाद को बिना किसी कारण से मारा। दफा 323 ताजिरात हिंद का इस्तगास, यानी को छोटे पहलवान पे ये चीजें लगने की बात होती है। 17वें अध्याय में रात को पिछले पैर बैद जी का जाड़ा महसूस हुआ, उनकी नींद उचट गई। उसी शाम के वक्त रंगनाथ और रूपन गयादीन के पास चुनाव के बारे में उनके विचार जानने के लिए गए थे। गयादीन कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इस समय बहुत महत्वपूर्ण थे। गयादीन हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, जमाने की हवा में ना बहना चाहिए। मैनेजर का चुनाव करा दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं, पर मैनेजर तो बाद महराज को ही महाराज को ही रहना है, नहीं बैद महराज ही मैनेजर रहेंगे, वो तो बस दिखावा है, क्योंकि कॉलेज तो बैद महराज का ही है ना। किसी दूसरे को कैसे मैनेजर बनाया जा सकता है, इस बात को ठीक ढंग से सोचना चाहिए।
गयादीन चुनाव के चोचले में कुछ नहीं रखा है। गयादीन कहते चुनाव के चोचले में कुछ नहीं रखा है। नया आदमी चुनो तो वो भी घटिया ही निकलता है। सब तो एक ही जैसे हैं। इसी से मैंने कहा जो जहाँ है उसे वहां चुन लो। पड़ा रहने दो अपनी जगह। क्या फायदा है उखाड़ बछाड़ करने की। रघुनाथ को गयादीन की बातें कुछ नई लग रही थी। प्रजातंत्र के बारे में उसने ये नई बात सुनी थी जिसका अर्थ ये था क्योंकि चुनाव लड़ने वाले प्राय घटिया आदमी होते, इसलिए एक नए घटिया आदमी द्वारा पुराने घटिया आदमी को, जिसके घटियापन को लोगों ने पहले से ही समझ बूझ लिया, उखाड़ना नहीं चाहिए। मतलब उसका घटियापन टिका रहने देना चाहिए। यह दिन कह रहे थे नया आदमी कुछ करना भी चाहे ना तो क्या करेगा, कुछ होगा तो तभी जब कोई कुछ करने दे। आज के जमाने में कोई किसी को कुछ करने ही नहीं देता। आज तो बस यही रह गया है कि छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के लड़के खेल कूद की दुनिया से काफी परिचित थे क्योंकि उनके हर महीने खेल की फीस कान पकड़ कर रख ली जाती थी। ये दूसरी बात है कि कॉलेज के पास खेल कूद का मैदान नहीं था लेकिन फीस ले ली जाती। लड़के हाथ में हाकी लिए हुए थे। लड़कों में से एक ने कहा अब कोई वैद्य जी का बाल भी नहीं उखाड़ सकता। ठाकुर बलराम सिंह आ गए हैं। बलराम सिंह ने मूछों पर ताव दिया। मुस्कुराते हुए बोले तुम लोग भी कम नहीं हो, हाथ में हाकी डंडे लिए घूम रहे और महात्मा गांधी के औलाद बने हो। लड़कों ने कहा महात्मा गांधी भी लाठी लेकर चलते थे, हम तो निहत्थे हैं। ये तो हाकी की स्टिक है, इससे तो साला गेंद तक नहीं मरता, आदमी क्या मरेगा। बलराम सिंह बोले असली विलायती चीज है 6 गोली वाली। 6 गोली देसी कारतूसी तमंचा नहीं कि एक बार फुट से होकर रह जाए। ठाए ठाए शुरू कर देगा तो रामाधीन खुद के 6 मेंबर गौरैया की तरह लौट जाएंगे। मैं अंदर मीटिंग में चलता हूँ, बाहर की आप संभालिए। फिर प्रार्थना पूर्वक महात्मा विदुर की वाणी में बोले शांति से काम लीजिएगा। बलराम सिंह ने फिर मुझे पर ताव दिया। हाँ सब शांति है, यहाँ 50-50 शांति जांग के नीचे पड़ी है। बलराम सिंह ने कहा समझदार की मौत है। कॉलेज में जय जयकार हुई। किसी ने कहा बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोलो महराज की जय। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ को समझाने लगे। चलिए वैद महाराज, फिर सब समझ से मैनेजर चुन लिए गए। अब देखिएगा कॉलेज कैसे तरक्की करता है। धका धक तूफान मेल जैसा चलेगा। तो उनको वहां पे टिके के रहना, तो वहां से तो चेंज होना नहीं है। 18वें अध्याय में ये कुशहर प्रसाद, वही छोटे पहलवान का पिता, उसने कहा मैंने बहुत पहले ही समझा था कि पंचायत अदालत में मत जाओ, पर नहीं माने। अब बात समझ में आ गई। जब सरपंच ने 4 कच्ची पक्की सुनाई तब तुम दुरुस्त हो गए। छोटे लाल जी से वहीं सुलह कर ली। हकीम बेगम शहजादा का प्रिंसिपल ये किस्सा बैजी की बैठक में सुना रहे थे। मुख्य श्रोता थे रंगनाथ। मुख्य विषय था पंचायत अदालत। किस्सा गोई की मुख्य प्रेरक शक्ति थी भंग। हिंदुस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। उसका नाम है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। कुछ डॉक्टर उसी में क्राइसिस ऑफ जो फेथ है उसमें भी, वो भी एक दूसरी बीमारी है, बारीकी से ढूंढते हैं। ये बीमारी पढ़े लिखे लोगों में आमतौर से उन्हीं को सताती जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं और जो वास्तव में बुद्धि के सहारे नहीं बल्कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन के सहारे जीवित रहते हैं, क्योंकि अकेली बुद्धि के सहारे जीना नामुमकिन है। इस बीमारी में मरीज मानसिक तनाव, निराशवाद के हल्के हल्के लंबे वक्तव्य देता है और जोर जोर से बहस करता है। बुद्धिजीवी होने के कारण अपने को बीमार और बीमार होने के कारण अपने को बुद्धिजीवी साबित करता है। और अंत में इस बीमारी का अंत कॉफी हाउस की बहसों में, शराब की बोतलें में, आवारा औरतों की बाहों में, सरकारी नौकरी में और कभी कभी आत्महत्या में होता है। जिस दिन से रंगनाथ ने कॉलेज में मैनेजर का चुनाव देखा, उसे अपने में इस बीमारी का सुबह होने लगा कि सच में क्या मैं भी इसी से ग्रसित हूँ। उसकी तबीयत अब बैजी को गाली देने की कुलबुलाती रहती। उसे मामा नहीं लगते वो। सभी कहेंगे भांजा अपने मामा को ही गालियां देता। और देखो आजकल के पढ़े लिखे लोगों को यही तमीज है। रंगनाथ को रूपन बाबू पर कुछ भरोसा था क्योंकि कभी कभी प्रिंसिपल की गालियां देकर कॉलेज के दुर्भाग्य की बात करता कि इस प्रिंसिपल की वजह से ये जो छंगामल कॉलेज है वो बर्बाद हो रहा है। उसने साफ साफ कहा था कि मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए। तमंचे के जोर से मैनेजरी मिल भी गई तो क्या हुआ, चारों तरफ उसकी बदनामी ही तो हो रही है। रूपन बाबू बोले देखो दादा, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी जिस रास्ते में है ना, उसमें इससे भी आगे कुछ करना पड़ता है। दुश्मन को जैसे भी हो चित करना चाहिए। यहाँ न चित कर पाएंगे तो कुछ चित हो जाएंगे, फिर बैठेंगे चूरन की पुड़िया बाधा करेंगे और कोई टका को भी ना पूछे। पर इस कॉलेज के बारे में सुधार की जरूरत है। प्रिंसिपल हरामी है, दिन रात गुटबंदी को खिचखिच करता है। खन्ना मास्टर भी उल्लू के पट्टे हैं, पर वो ये हरामी नहीं है। ये साला उन्हें बहुत दबा चुका है। अब खन्ना मास्टर को उबारना चाहिए। कालिका प्रसाद का पेशा सरकारी ग्रांट और कर्जे खाना था। कालिका प्रसाद वो सरकारी ग्रांट और कर्जे खाता। वे सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीता था। उसका पूरा कर्मयोग सरकारी स्कीमों की फिलॉसफी पर था। कालिका प्रसाद का उन्होंने कहा कि जाति पाति बिल्कुल बेकार की चीज है और हम बाभन और चमार एक ही है। उनके पास 5 बीघे जमीन खेत थे। इन्हीं कालिका प्रसाद को सनीचर ने अपना सहायक चुना।
रंगनाथ से कहा, सनीचर को बुलवा लिया जाए। छोटे पहलवान ने अपनी जगह पर खड़े ही खड़े दहाड़ा, सनीचर सनीचर, कहाँ मर गया तू? सनीचर अपना नाम सुनते ही वैजी की बैठक में आकर खड़ा हो गया। उसका अंडरवियर कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर फट गया था। तात्पर्य ये कि इस समय सनीचर को देखकर ये साबित हो जाता था कि अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने के लिए असली योजना यही कि हम बराबर खुश रहें। वैद्य जी ने सनीचर से पूछा, क्या समाचार लाए सनीचर? सुना है शहर में तुमने बड़ी योग्यता दिखाई। तो उसने कहा, हाँ। एडीओ आकर बोले कि अपने खेत को अपना ना कहो, सभी के खेतों को अपना कहो, और अपने खेतों को सभी का खेत कहो, तभी होगी सहकारी खेती। धौंस कर पैदा होगा अन्न। हमने कहा कि तरकीब चौकस है, अगर हम प्रधान हो गए तो सब खेत सरकार को दे देंगे सहकारी खेती के लिए। वे जी खुश होकर सुन रहे और कहा कि जब शेर का बच्चा शिकार करने निकला तो उसने पहली छलांग में एक 12 सिंघा मार डाला। 19वें अध्याय में है, कुछ मेंबरों ने एक शिकायत शिक्षा मंत्री के पास भेजी तो उनका कहना था कि विरोध प्रकट करने वाले मेंबरों को बैठक में आने ही नहीं दिया गया और तमंचे से धमकाया गया। प्रिंसिपल बोले, बात जरा ऊंची खींच दी तुमने, समझदार की मौत। तभी खन्ना मास्टर लपलपाते हुए आप पहुंचे और प्रिंसिपल को एक कागज पकड़कर बोले, ये लीजिए। खन्ना मास्टर थोड़ी देर गुमसुम रहे, फिर बोले, मुझे 4 दिन के लिए बाहर जाना है, छुट्टी चाहिए, आपको लिखकर हुक्म देना पड़ेगा। अचानक वे फिर चीखे, मारिए मारिए ना, मुझको मारिए, बुलाइए चपरासियों को, उन्हीं के हाथों बेइज्जत कराइए, रुकी क्यों है? दिल चिल्लाओ नहीं खन्ना मास्टर, तुमको धोखा हो गया है। लाओ तुम्हारी दरखास्त पर हुक्म लिख दो। तो इनका बहस जो है प्रिंसिपल से होता रहता है, इनको बाहर जाना, उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है। कहते हैं हम लोगों की सिद्धांत की लड़ाई है, उसमें मारपीट का क्या सवाल, शांति से काम लेना चाहिए। खन्ना मास्टर खुद अपने तमाशे से तंग हो रहे थे, कहने लगे, पहले इस कागज पर हुक्म लीजिए, तब दूसरी बात होगी। वही कर रहा हूँ, वे मुस्कुराकर बोले। लो, कई शब्दों पर उन्होंने गुड़ा का निशान बनाकर काट दिया था। अंत में उन्होंने उस पर अंग्रेजी में लिखा, खारिज। स्पेलिंग बहुत कमजोर है, हॉलीडे में यल के बाद वाई लिख दिया, खन्ना में पता नहीं कि कैपिटल में क्या स्मॉल में लिख दिया। इस सब का ध्यान रखना चाहिए ना। खन्ना मास्टर ने गैंडी की तरह मुंह फाड़कर आवाज निकालना, कॉलेज के बाहर वो सारी स्पेलिंग याद करा दूंगा। फिर संग्राम शुरू हो गया। ये सवेरे की बात है, दोपहर तक थाने पर दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट हुई, लिख दी गई। उनसे प्रकट होता था कि मास्टरों ने दंगा किया था और एक दूसरे की हत्या करनी भी चाहिए थी। एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, कहे जिधर ही उदित होता है वो पूर्व दिशा हो जाती है। उसी तरह उत्तम कोट का सरकारी आदमी कार के अधीन दौरा नहीं करता, वो जिधर निकले उधर ही दौरा हो जाता है। गाड़ी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के सामने से निकली। उन्होंने इतना सोच डाला कि हुक्म दिया, गाड़ी मोड़ लो, हम इस कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। उनके कॉलेज में आते ही छुट्टी हो गई। उन्होंने लड़कों को बताया कि विदेश के भविष्य और मास्टरों को बताया कि विदेश के भविष्य निर्माता। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है और इस शिक्षा को पाकर लोग कलर की बनना चाहते हैं। उन्होंने लड़कों को सुझाव दिया कि शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने सैकड़ों विद्वानों और हजारों समितियों का हवाला देकर बताया कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है। उन्होंने विनोबा का और यहाँ तक कि गांधी का हवाला दिया। तब कॉलेज के मैनेजर वैद्य जी ने भी सिर हिलाकर कहा कि सही, हमारी शिक्षा पद्धति तो खराब है। 20वें अध्याय में बद्री पहलवान, जो वैद्य जी का बड़ा लड़का है, पड़ोस के जिले में एक नौजवान की जमानत लेने गया था। उस पर बलात्कार और मारपीट का मुकदमा चलाया जा रहा था। उन्होंने वैद्य जी से 1500 रुपए के नोट लेकर अपनी जवाहर कट जैकेट की भीतरी जेब में ठूस लिया। रंगनाथ ने पूछा, इतना रुपए नगद ले जाने की क्या जरूरत है? बद्री पहलवान ने कहा, यही सच है, अपनी जोरू को जो काबू में ना रख पाए वो उम्र भर बेचारा ही तो रहेगा। रंगनाथ कमरे के अंदर सोता था। रात के लगभग 11 बजे थे, उसे नींद नहीं आ रही थी। डर अपने पूरे तीखेपन से हावी नहीं हो सका, क्योंकि उसी समय उसने रूपन बाबू के बारे में सोचना शुरू किया और रूपन बाबू की याद आते ही उसे बेला नाम की लड़की याद आई, जिसे रंगनाथ ने कभी देखा ही नहीं था, पर उसने सुन रखा था कि रूपन बाबू ने उसे एक प्रेम पत्र लिखा था। आखिरी पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते इस दस्तावेज की असलियत बिल्कुल साफ हो गई थी, क्योंकि उसमें कहा था कि ये मेरा प्रेम पढ़कर कि तुम नाराज ना हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। उसी के दूसरे दिन सिपालगंज में कई खबरें फैली। एक खबर ये था कि खन्ना मास्टर के दल के किसी लड़के ने बेला को एक प्रेम पत्र लिखा और उसमें झूठ मूठ रूपन का नाम जोड़ दिया। दूसरी खबर ये थी कि बेला ने रूपन को एक प्रेम पत्र लिखा था, जिसका जवाब रूपन ने भेजा था, पर वो जवाबी पत्र गयाधीन के हाथों पकड़ा गया और बेइज्जती से मारा गया। तीसरी खबर थी, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, ये थी कि बेला एक बदचलन लड़की है। वैद्य जी कहते हैं कि आप लोग देश का उद्धार इसी प्रकार करेंगे, किंतु परंतु तथापि ये सब क्या है? श्रीमान, ये नपुंसकों की भाषा है। अकर्मण्य व्यक्ति ही इसी अपने आप को देश को वंचित करता है। आपका निर्णय स्पष्ट होना चाहिए, किंतु परंतु थू नहीं। रामाधीन भीखम खेड़वी के दरवाजे की ओर से किसी नौजवान की तीखी और मिमियाती हुई आवाज आती है। गौर से सुनने पर उसके अंदर से कब का और चौबोला निकलता है।
तेरी बातों से जाहिर मुझे ये हुआ इश्क तेरा रहा किसी कंगाल से। वो बार बार इसी लाइन को दोहराता है। गाते गाते उसका गला रूठने और लड़खड़ाने लगता है। रंगनाथ की सांस रुक सी गई। लिहाफ उसके चेहरे से खींच लिया गया था, पर अंधेरे में वे एक दूसरे को देख नहीं पाए। कौन है? दबे गल से उसने कहा। हाय मेरी मैया। रंगनाथ रजाई झटक कर खड़ा हो गया, पर तब तक वह इस छत से उस छत पर और उस छत से किसी और छत पर पहुंच गई। वो रात भर पछताता रहा कि ये कौन था। सवेरे गांव में खबर फैल गई कि जोगनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चुना। सवेरे 4:30 बजे पुलिस ने उसके मकान को चारों ओर से घेर लिया। जोगनाथ से कुछ दूरी पर एक लोटा गिरा पड़ा था। दरोगा जी ने एक सिपाही से कहा, वो लोटा कब्जे में ले लो, सबूत के काम आएगा। और वो लोटा था मुरादाबादी। अचानक दरोगा ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारकर पूछा, लोटा लेकर कहाँ जा रहा था? दरोगा जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, बोटी बोटी काट डालो, तब भी जब तक मेरा वकील नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जोगनाथ के दिखाने पर अंदर कोठरी में एक जगह खोदा गया। उसे एक हाड़ी निकली और हाड़ी के अंदर 4 जेवरात। एक करधनी चांदी का था, कीमत लगभग 50 रुपया करधनी का था। एक जोड़ी बिछिया, कीमत लगभग 3 रुपए था। एक हमेल चांदी की कीमत लगभग 50 था और एक नाक की कील सोने की कीमत लगभग 30 रुपए था। सिपाही 2 हफ्ते की डॉक्टरी छुट्टी लेकर घर चला गया। जोगनाथ के जिस्म पर 20 नीले नीले निशान और 40 खरोचे। सभी चोटें मामूली है, पर जमीन पर गिर पड़ने की वजह से सब आई थी। बैद जी का राय जोगनाथ के बारे में बहुत अच्छा नहीं था, पर वे उस दुनिया में रहते थे जहां आदमी का सम्मान उसकी अच्छाई के कारण नहीं, उसकी उपयोगिता के कारण होता। उनके आदमियों में जोगनाथ ही ऐसा था जो खुलकर दारू पीता था, और चाहे अपने पैसों से पी रहा हो चाहे किसी दूसरे के पैसे पर, दारू की मात्रा में अंतर नहीं होने देता था। कुल मिलाकर वो एक मजहूली हैसियत का गुंडा था। वैजी का संदेह था वैजी को संदेह था कि जोगनाथ की गिरफ्तारी के पीछे कुछ पॉलिटिक्स, कुछ राजनीति चल रहा है, इसलिए इन्हें उसको बचाना ही था। वैजी बोली, जो अफीम का तस्कर व्यापार करता है उसे कभी क्षमा न करना चाहिए, वो दुराचारी और देशद्रोही है। वैजी बोली, गोपालगंज का जलवायु बड़ा ही उत्कृष्ट है, बुद्धि के विकास के लिए बड़ा अनुकूल पड़ता है। 22वें अध्याय में है कि इस समय दिन के लगभग 10 बजे इतवार के दिन रंगनाथ और रूपन बाबू एक पुलिया पर बैठे हुए धूप खा रहे थे और जमाने की हालत पर गौर कर रहे थे। बात रंगनाथ ने शुरू की रात की घटना के बारे में। बादाम खत्म हो गया था और उसे खरीदने के लिए रंगनाथ को शिवपालगंज का चक्कर लगाना पड़ा। पंसारी की 2-4 दुकानें थी, वहां उसे निम्नलिखित बातें मालूम हुई। बादाम अब कौन बेचे? खाने वाले कहाँ रह गए? बादाम को हजम करना मामूली बात थोड़ी है, उसे पचाने के चक्कर में बड़े बड़े पहलवानों की हवा बंद हो जाती है। मुनक्का लोगे? देखो ये है असली मुनक्का। बकरी की लेनी जैसी मुनक्का। देखते देखते रंगनाथ इसी नतीजे पर पहुंच गए कि गांव में खरीदने के लिए आदर्श पदार्थ सिर्फ वही है जो मैथिली शरण गुप्त ने आज से लगभग 50 साल पहले लटके हुए देखे थे। काशी फल, कृष्मांड कहीं और कहीं लौकियां लटक रही हैं। मामा ने बताया कि रास्ते में कांस का एक जंगल है, वहीं फनगी में गांठ लगा देना, वो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। एक काली कलूटी औरत सिर पर एक गंदी सी पोटली रखे हुए, वो लगभग 45 साल की थी, पर चेहरे से बुढ़ी लगती थी। औरत ने गठरी से इसे उतार कर नीचे रख दी और कहा, हम जनाना है, हमारे लिए कोई मनाही तो नहीं है। भगवान के दरबार में सब तो एक है, क्या मर्दाना क्या जनाना, वकील के बाप ने आत्मविश्वास से कहा था। 23वें अध्याय में किसी गांव में किसी ने किसी का खून कर दिया। किसी दूसरे से दुश्मनी निभाने के लिए उसका नाम थाने पर बहसियात कातिल दर्ज करा दिया। परिणाम ये हुआ कि मुलजिम हरिराम को कत्ल के जुर्म में बाइज्जत बरी कर दिया गया। बेवकूफ की बातें चाहे तुम काट दो चाहे मान लो, उससे उसका ना कुछ बनता है ना बिगड़ता है। वो बेवकूफ है और बेवकूफ रहता है, इसलिए मेरी आदत पड़ गई, बेवकूफ को कभी ना छेड़ो। ये प्रिंसिपल रंगनाथ से कहता है। एक मेरे प्रोफेसर थे बनर्जी साहब, मुझे इतिहास पढ़ाते थे। उनकी आदत थी कि सीधी बात को भी घुमा फिरा कर कहते थे, उन्हें लोग विद्वान समझते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर भंडारकर, विमान का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, बनर्जी ये तो सभी जानते हैं, इसका सामान्य अर्थ है सवारी, देवताओं की सवारी। आखिर में बनर्जी एकाएक जोश में आकर बोले, विमान का अर्थ है 7 मंजिला महल, यही नोट कर लो। 24वें अध्याय में सनीचर कहते हैं कि जब इन इक्के वालों के पास आया, इनके दिमाग में ये सामाजिक आर्थिक समस्याएं नहीं थी। उस समय उसे अपने चुनाव की चिंता थी, जो कि वोट मांगने वाले और वोट देने वालों के बीच पारस्परिक व्यवहार का एकमात्र माध्यम था। इसलिए उसने इन दोनों को बिना किसी प्रस्तावना के बताया कि मैंने प्रधानी का पर्चा दाखिल किया है और अपना भला चाहते हो तो मुझे ही वोट देना। एक इक्का वाला था, वो देह पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। वोट की भिक्षा बड़े बड़े नेताओं तक को विनम्र बना देती। सनीचर तो सनीचर था, बोला, अरे भाई हम तो नाम भर के प्रधान होंगे,
असली प्रधान तो तुम वैद्य महाराज को समझो, बस यही जानकर चलो कि तुम अपना वोट वैद्य जी को दे रहे हो, समझ लो कि खुद वैद्य जी तुमसे वोट की भीख मांग रहे हैं। दूसरे ने जवाब दिया, जब वैद्य जी वोट की भीख मांग रहे हैं तो मना कौन कर सकता है, हमें कौन वोट का अचार डालना है, ले जाएं वैद्य जी ले जाएं। पहले के वालों ने भी उत्साह से कहा, ओट साला कौन 56 टके की चीज है, कोई भी ले जाए। शिवपालगंज में कहावत मशहूर थी, माशुकों के 3 दिन, राजा बाबू पहलवान। रूपन ने कहा, अब सर्दी गर्मी की कोई बात नहीं रही, चुनाव के नतीजे का अभी अभी ऐलान हो गया है, सनीचर जीत गए हैं। चारों ओर से यही सवाल हो रहा था कि कैसे सनीचर कैसे जीत गया। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली तरकीब है, दूसरा नेवादा वाली है, तीसरी महिपालपुरी वाली। गांव सभा के चुनाव में जो रामनगर है उसमें एक बार 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे रामनगर वाले में। एक रिपुदमन थे, एक शत्रुघ्न थे, दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए जाति के ऊपर वोटों का स्वाभाविक बंटवारा होने में दिक्कत पड़ गया। बाबा जी के दरबार में 48 घंटे तक अखंड कीर्तन चलता रहा। जो गांजा नहीं पीते थे उनके लिए बराबर भंग का इंतजाम, और जब तक कीर्तन चला तब तक सिल पर लोढ़ा भी चलता रहा। हारमोनियम बजता रहा और राधा कृष्ण और सीताराम की खुशावन में ऐसी ऐसी धुनें गाई गई जिनके सामने सिनेमा के बड़े बड़े गाने पस्त। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर के मुकाबले। लेके पहला पहला प्यार तज के ग्वालों का संसार मथुरा नगरी में आया है कोई वंशीधर। बाबा जी बहुत मस्त आदमी थे। उन्होंने कबीर, रैदास और रामानंद के ऐसे ऐसे भजन सुनाए कि लोग इन संतों की जय जयकार करने लगे। 25वें अध्याय में ये गाना आता, ओ सजना बेदर्दी बालमा तुमको मेरा मन याद करता है, पर चांद को क्या मालूम चाहता उसको कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे करे ना कोई शोर। तुम्हें क्या पता कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। मैं तुम्हारी छत पर पहुंची पर वहां तुम्हारे बिस्तर पर कोई दूसरा लेटा हुआ था। मैं लाज के मारे मर गई, बेबस लौट आई। रंगनाथ को ये भी स्पष्ट हो गया कि ये प्रेम पत्र उसके लिए नहीं किसी और के लिए है। वो कौन है? रूपन। तो क्या ये पत्र बेला ने रूपन को लिखा है? और तो उस दिन उस छत पर आने वाली लड़की क्या बेला ही थी? रंगनाथ के भीतर एक और चीज उभर रही जिसे फिल्मी भाषा में कहा जा सकता है, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे। पत्र अपनी जेब में रखकर वह मकान से बाहर निकला। आज शहर में जोगनाथ का मुकदमा होने वाला था। रंगनाथ ने पहले सोचा था कि वो इस प्रेम पत्र को रूपन बाबू के सामने पेश करेगा। बद्री पहलवान ने पूरा पत्र पढ़कर उन्होंने उसे अपने हाथ में ले लिया और मुड़कर अपने करते की जेब में डाल लिया। रंगनाथ ने कहा, रूपन बाबू बहुत गड़बड़ रास्ते पर चल रहे। जवाब में बद्री पहलवान बड़े जोर से बोले, चिट्ठी तो उस ससुरी ग्राम सेविका ने लिखी होगी, यहाँ उसी की ऐसी बातें होती हैं। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का इजलास गया, दिन की गवाही हो रही थी, जरा खत्म होने को आ रहा था। अचानक जोगनाथ के वकील ने सवाल किया, तुम्हारी एक लड़की है, उसका नाम बेला है, उसकी उम्र लगभग वही 20 साल है। तुम्हारे घर पर कोई दूसरी स्त्री भी है? तो मैंने कहा, हाँ, मेरी विधवा बहन। उधर जोगनाथ के वकील ने ये देखकर कि अदालत का मूड खराब हो रहा है, गयादीन ने उनकी लड़की के बारे में वार्तालाप करना बंद कर दिया। दूसरा गवाह बुलाया गया, उसका नाम वैजनाथ था। वो शिवपालगंज के पंडित राधेलाल का चेला था। वो पंडित राधेलाल जिन्हें झूठी गवाही देने में उच्च कोटि की दक्षता मिल चुकी थी, वैजनाथ भी खेड़ा का रहने वाला था। आज से 6 महीना पहले तुमने सरकार बनाम विशेषण के मुकदमे में सबूत की ओर से गवाही दी थी कि नहीं? ये उत्तर सच था, क्योंकि वैजनाथ ने ये गवाही 7 महीना पहले दी थी। साल भर पहले तुमने सरकार बनाम छुन्नू के मुकदमे में गवाही दी थी या नहीं? हाँ, ये भी सच है। छुन्नू का मुकदमा 14 महीने पहले हुआ था। छोटा पहलवान जो कुशहर का था, वो जाति का क्या था? ब्राह्मण था। 26वें अध्याय में गिरजा कुमार माथुर ने, हमने बिताई जिंदगी कसाले की, हमने परवाह कभी की ना किसी की। अपनी बात पर अड़े रहने का नियम प्रिंसिपल साहब ने अपने पिता से सीखा था। उनके पिता एक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पेशेकार थे, इसके बावजूद ईमानदार थे। मलमूत्र त्याग के लिए कभी टट्टी पेशाब खाने में न जाना, क्योंकि वो अपनी प्राचीन ऋषि संस्कृति के प्रतिकल थे। बॉम्बे में देखे तो बम्बे का पानी ही हो ना पीना, क्योंकि उसमें चमड़े का वासर हो सकता है। रेलगाड़ी पर यात्रा करते समय कुछ भी ना खाना, क्योंकि वहाँ शूद्रों का स्पर्श होता है। खड़ी बोली और अंग्रेजी को त्याज बनाकर रहना। हमेशा अवधी बोलना, क्योंकि उन्हें इसके सिवा कुछ आता ही नहीं। चमरौधा जूता, लंबी मूछ और दुपल्ली टोपी पहनना, क्योंकि उनके बाप भी यही पहनते थे। उनकी यही मुख्य सिद्धांत, ये उनके जीवन का पंचशील सिद्धांत था। 27वें अध्याय में है कि किसी जमाने में दार्शनिक लोग परमात्मा के अस्तित्व के बारे में बहस किया करते थे। अब वो बहस गेहूं को लेकर होने लगी है। कुश्ती वाली जगह पर बेला की बात छिड़ जाती है। अखाड़े से 2 पहलवान झूमते हुए निकले। एक तो बद्री थे, दूसरे छोटे। आज छोटे को बद्री पहलवान ने धोबी घाट के दांव से चित किया था। चलते चलते बद्री पहलवान ने पूछा, क्यों जी, उस दिन तुम जोगनाथ की गवाही में क्या क्या कहा है?
कौन साला जोगनाथ का गवाह था, मैं तो पुलिस की गवाही देने गया था, छोटी ने लापरवाही से कमर कद्दर दबाकर जवाब दिया। बद्री पहलवान ने इस निरर्थक बात को अनसुना कर दिया। पूछा, तुमने गवाही में बेला के बारे में क्या कहा था? ये बेला अब तुम्हारी अम्मा बनने जा रही है। अब चाहे उसे छिनाल को चाहे जो कुछ को, गाली तुम्ही पर पड़ेगी। क्या कहा गुरु? कहना क्या है, महीने भर के भीतर ही बेला का ब्याह होगा बद्री पहलवान के साथ, और तुम बजाना तो रही। 28वें अध्याय में उस गांव में एक लड़का था जिसका नाम रूपन था। वो 10वें दर्जे में कई वर्ष से पढ़ रहा था और विद्यार्थियों का लीडर था। 5 महीने पहले उसे गांव में एक लड़का आया था जिसका नाम रंगनाथ था। लोग उसके बचपन को पहचानते थे क्योंकि उसके मामा का नाम बैजी था और उसके अलावा उसमें अपना भी एक बड़ापन था। इतिहास में एमए करा था। जिस लड़के का नाम रूपन था, उस लड़के को बहुत दिनों से एक लड़की की जरूरत है जिसका नाम बेला था। जिस दिन उसने खन्ना मास्टर से सुना कि बेला और बद्री पहलवान की आपसी साठगांठ है, उस बद्री उससे शादी करने जा रहा था, उसके मन में बड़ी बेचैनी पैदा हुई। खन्ना मास्टर दुखी स्वर में रूपन और रंगनाथ से सहायता की अपील करने लगे। उन्होंने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और रूपन बाबू से बोले, इसे पढ़िए, देखिए आपके प्रिंसिपल ने क्या लिखा है। पर्चा किसी साहित्यिक उद्देश्य नहीं बल्कि जनता को सही वाकया बताने के मतलब से लिखा गया था, इसलिए उसकी वर्णन शैली स्पष्ट थी और कहीं कहीं फूहड़ भी। वैद्य जी ने कहा, ये क्या, आप नहीं जानते मैं रिक्शे पर नहीं चढ़ता, तांगा बुलाइए। प्रिंसिपल ने भूल के लिए क्षमा मांगी। वैद्य जी ने कहा, रिक्शे का चलन इस देश के लिए कलंक है, आदमी होकर आदमी पर बैठना। ये किसने कहा? वैद्य जी ने कहा, रिक्शा का चलन हमारे देश के लिए कलंक है क्योंकि आदमी होकर आदमी पर बैठना ये सही नहीं है। 29वें अध्याय में वैद्य जी ने आवाज निजी करके कहा, तुम इतने समझदार हो कि गया दिन की कन्या से कैसे फंस गए? बद्री पहलवान कहे, तुम कहते हो कि मैं बेला से फंस गया, अब तुम बताओ, तुम हमारे बाप, तुमको कैसे समझाया जाए? फैसला फसाना चिड़ीमार का काम है। तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बाबा अयोध्या प्रसाद जैसे रघुवरा की महतारी से फंसे थे, इसे कहते हैं फंसना, हाँ नहीं तो क्या। रूपन की बात पूरी नहीं हो पाई। बद्री दांत पीसकर कह रहे थे, तुम घर ही में नेतागिरी करोगे, मेरे लिए कहते हो कि मैं उसे फंस गया, और वो भी मेरे मुंह पर कहता है, अच्छी मिर्खी कहीं का। अपंगों और अंगहीनों के लिए यही परंपरागत प्रेम है। ये बात रूपन बाबू ने इसी भाषा में सोची, ये अगर दोबारा इसे लंगड़ऊ कहेगा तो जूतों से बात करूंगा। उसी जोश में उन्होंने बिगड़ कर कहा, ये चिंता प्रसाद, तुम इन्हें लंगड़ऊ क्यों कहते हो? नेता की आंखें कुछ ऐसी थी, उधर देखती हैं उधर देखती हैं, न जाने किधर से किधर देखती हैं। लंगड़ का जिक्र आया लंगड़ प्रसाद का। 30वें अध्याय में प्रधान बन जाने के बाद सनीचर ने उस मैदान के एक कोने पर लकड़ी की एक केबिन खड़ा कर लिया और वहां पे परचून का दुकान डाल दिया। वो काम वो प्रधान बनने के पहले क्यों नहीं कर सका, इसके बारे में उसे कुछ नहीं कहना। होली के 15 दिन पहले वहां दुकान खुली और उसने बद्री पहलवान की खुशामद कर उद्घाटन भी करा लिया था। सनीचर ने हाथ उठाकर प्रधान की हैसियत से कहना शुरू किया कि आदमी का बुधिया करने में कोई हर्ज नहीं है, पर मैं बताऊं करना क्या चाहिए। कुछ साल पहले हमारे शिवकालगंज में बंदर ही बंदर हो गए थे। रूपन बाबू दूर खड़े थे, बोले, बिलायत भिजवाने में कुछ खर्च भी नहीं है कि बाहर से जहाज में गेहूं लद कर आता है, वही जहाज जब लौटने लगे तो लड़कों को भर ले जाया करे, सारा काम फुकट में ही हो जाएगा। 31वें अध्याय में वैद्य जी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह अंतर्जातीय रूप से करने की सोच रहा हूँ। अभी बात पक्की नहीं हुई, पर आशा है कि निमंत्रण पत्र शीघ्र ही सेवा में प्रेषित करूंगा। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय होगा। वैद्य जी बोले, जाति प्रथा के बारे में आपकी क्या राय है? गया दिन के चेहरे पर उलझन का एक जाल सा फैल कर उन्होंने कहा, भगवान की देन है, उन्होंने आपको ब्राह्मण बनाया है, मैं बनिया हूँ। मैं अपने पुत्रों का अंतर्जातीय विवाह करना चाहता हूँ। 16 वर्ष की अवस्था में पा लेने पर पुत्र के साथ भी मित्र जैसा व्यवहार करना पड़ता है, इसलिए मैंने कोई आपत्ति नहीं प्रकट की। उसने संभवतः कन्या के विचार भी जान लिए, अब आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गैरा दीन ने विरोध में हाथ उठाकर उन्हें टोकना चाहा, पर वे कहते रहे, जब बद्री ने निश्चय कर ही लिया और पूरे समाज में बात फैल गई तो हमारा यही कर्तव्य कि शांतिपूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। ये एक आदर्श विवाह माना जाएगा, दोनों सुख से रहेंगे। बद्री को मैं राजनीति में काढ़ रहा हूँ, यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर उसे बना ही दिया गया। कन्या को भी कुछ दिन बाद समाज सुधारक के कार्य में लगा देंगे। बेला की शादी अभी तय नहीं हुई थी। जो नौजवान शिवपालगंज में कुछ दिनों से बच्चे ना पैदा करने से लाभ बताने के लिए आने लगे थे, उसी को गया दिन ने दामाद की हैसियत से खरीदने की बात सोची। उसे मिलने के दूसरे दिन ही शहर जाकर उसके बाप से मिलाए। उसके वहां पर कपड़े की एक दुकान थी जो पहले अच्छी चलती थी, तो गया दिन को अच्छा नहीं लगा, वो तो विवाह कराना नहीं चाहते थे। पूरे 17 दिन खटिया पर पड़ा रहा। कल वापस लौटा हूँ बापू, तहसील में जाकर पता लगाया तो चिड़िया खेत चुग गई। वहां से बोले कि तुम्हारी नकल कई दिन पहले ही तैयार हो गई थी, नोटिस पर नोटिस चल रहा था, पर 15 दिन तक उसे कोई लेने ही नहीं आया, तब उन्होंने उसे फाड़ कर फेंक दिया। रंगनाथ ने समझाना शुरू किया, देखो लंगड़, तुम्हारा जो कायदा कानून है ना, वो जानने से कुछ नहीं होता। जानने की बात सिर्फ एक है कि तुम जनता हो, और जनता इतनी आसानी से नहीं जीतती।
34वें अध्याय में ये कहते हैं कि आजकल लड़कों की वार्षिक परीक्षा हो रही थी, उसमें खन्ना मास्टर ने एक लड़के को नकल करते हुए पकड़ा। लड़के ने पकड़ जाने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि मुझे प्रिंसिपल साहब का हमदर्द होने के कारण पकड़ा जा रहा है, जबकि खन्ना मास्टर ने अपनी पसंद के कई लड़कों को नकल करने की छूट दे रखी है, तो ये इस पे आरोप लग जाता है। 35वें अध्याय में है कि 4 बजे के करीब वैजी सनीचर के साथ डाक बंगले के फाटक पर आते हुए दिख पड़े। शहर से आए हुए ग्रामोफोन वाले ने मौके के हिसाब से एक फिल्मी गाना लगा दिया, जिसके शुरू के बोल थे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। तब बैजी का भाषण शुरू हुआ। ये विद्यालय मेरा बनाया हुआ, इसे मैंने अपने रक्त से सींचा, आप दोनों पक्ष केवल वेतन भोगी हैं। यहाँ नहीं तो वहां जाकर अध्यापक हो जाएंगे, कहीं भी हो जाएंगे, अच्छा वेतन पाने लगेंगे, पर मैं तो यहीं रहूंगा। ये विद्यालय सफलतापूर्वक चला तो अपने को सफल मानूंगा, ये पार्टी बंदी में नष्ट होने लगा तो अपने को नष्ट हुआ समझूंगा। मुझे कष्ट है, अपार कष्ट है, आंतरिक व्यथा है, मेरी व्यथा आप लोग नहीं समझ सकते हैं। खन्ना जी और मालवी जी, मैं औरों से नहीं कहता, केवल आपसे कह रहा हूँ, आपको इस्तीफा देना ही होगा। तब तक रूपन बाबू अपनी जगह खड़े हो गए, उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आप जबरदस्ती से इस्तीफा नहीं लिखा सकते, इस्तीफा नहीं देंगे। उनकी आवाज में एक अजब सी तड़प आ गई। वे घोषणा करते हुए बोले, जा, तुझे मैं अपने अधिकार से वंचित करता हूँ, सब लोग सुन ले मेरी बात। बद्री ही इस कॉलेज के मैनेजर होंगे, यही मेरा अंतिम निर्णय है। रूपन को कुछ नहीं मिलेगा। पलायन संगीत होता है, तुम मझोली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो। तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ की चापलूसी मत करो, इस मुगालते में ना रहो कि कीचड़ से कमल पैदा होता, कीचड़ में कीचड़ ही बनता है, वही फैलता है, वही उछलता भी है। इस तरीके से यहाँ पे उपन्यास जो है खत्म होता है ना। बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे उपन्यास करा दिया गया है और 2 पार्ट में ये पूरा उपन्यास लगभग समेटने की कोशिश की गई, कथानक को भी पूरा लिया गया है। आज के लिए इतने, धन्यवाद।